आपके पुराने जन्म के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। पास्ट लाइफ से चीजें हैं वो उसकी करंट लाइफ में आ गई है। जब एक आत्मा मरती है या एक इंसान मरता है तो वो आपके अंदर अपने वो इफेक्ट्स दिखाएगी। लोग अपनी पास्ट लाइफ क्यों दिखाते हैं? जस्ट छोटे छोटे बच्चों की डेथ भी हुई है ब्लैक मैजिक की वजह से अब वो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना ना कि एक लड्डू खा के पूरा वश में हो गया। ब्लैक एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा है। ये तो फिर बहुत खतरे वाली बात है ब्लड के स्टेन्स आ रहे थे कि लाइफ के किसी भी इवेंट को खराब किया जा सकता है। ऐसे हाथ रखती थी और दे के दीवार में मार की दशा ही ऐसी चल रही है कि इस समय परेशानियां आ सकती हैं। नेगेटिव एनर्जी है, लड्डू ने बाहर मत बांटो। अगर उसमें छेद हो गया तो उसकी एनर्जी वैसे खत्म हो जाती है। वो कितने टाइप के माइंड्स होते हैं? दोस्तों रिसेंटली राजस्थान का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक छोटी लड़की जिसके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है और परिवार में भी ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक से इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है। Talking to me. Yes. I want to play to it. I'm such a picture, silly. I want to go home. Okay. और इंग्लिश भी ऐसा बोल रही है कि लग रहा है कि कोई यूरोप का बंदा बोल रहा है या अमेरिका का बंदा बोल रहा है। जब उसके पेरेंट्स ने उसको पूछा कि भाई आप ऐसा इंग्लिश कैसे सीख गए, तो वो कुछ और ही बातें बड़बड़ाने लगी। आपको मैं वीडियो भी अभी हम दिखाएंगे, ये सेम एग्जैक्टली आज तक ने ये वीडियो शूट किया है। बाद में पता चला कि वो अपने पुराने जन्म में होने वाली चीजों के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि मैं पहले फॉरेन में रहती थी, एक यूरोपियन कंट्री में रहती थी जहाँ पे सब इंग्लिश बोला करते थे। इस वजह से वो जो उसकी पास्ट लाइफ से चीजें हैं वो उसकी करंट लाइफ में आ गई है। जब मैंने ये वीडियो देखा मैं बहुत शॉक हुआ। मैं मतलब आप समझिए कि मेरे जितने भी लॉजिक्स थे वहां पर सब फेल थे। तो मैंने सोचा इस चीज को और बेहतर समझते हैं, जानते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें गुरप्रीत अरोड़ा जी मिले। गुरप्रीत जी मैं आपको बताऊं हिप्नोथेरेपिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी लोगों की पास्ट लाइफ देखते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है उनकी करंट लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसको उन्होंने कनेक्ट किया पास्ट लाइफ से। गुरप्रीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं पास्ट लाइफ की जितनी भी मिस्ट्रीज है जी, रीबर्थ की जितनी भी मिस्ट्रीज है वो आपसे जानने की कोशिश करूंगा और जो हमारे व्यूवर्स है वो भी इस चीज को समझेंगे कि ऐसा होता कैसे है। जी बिल्कुल। क्योंकि पुनर्जन्म पे बहुत सारी मूवीज बनी है। मूवीज आती है तो हम उनको सिर्फ मूवीज की तरह देखते हैं, बट जब इस तरीके के केसेस आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया जी, तो हमारे सारे आप समझिए सेंसस काम करना बंद कर देते हैं। हम यही सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? पास्ट लाइफ लोग कैसे देख सकते हैं या पास्ट लाइफ की चीजें करंट लाइफ में कैसे आ जाती है? इसके सीक्रेट आज आप हटा के रख दीजिए ताकि जो भी लोग लास्ट तक देखिए उनको सारे जो राज है वो पता लग जाए। देखिए इसके लिए ना हमें अपने घर को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक घर है, इसमें एक ड्राइंग रूम है। ठीक है, ठीक है, ड्राइंग रूम वो जगह है जो जहां पर हम अभी करंटली बैठे हैं। जी ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड है। जी अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आकर वहीं से चले जाते हैं। जी तो कॉन्शियस माइंड का काम क्या हो गया? जो भी हमारे पास लॉजिक्स आते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे घर में रुक सकता है, कौन बाहर चला जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो ड्राइंग रूम की तरह हो गया। फिर उसके बाद हमारे 2 बेडरूम है। एक बेडरूम ऐसा है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, जिसे मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। एक गेस्ट बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम को हम ज्यादातर बंद रखते हैं। ठीक है, चलो साफ सफाई की हफ्ते में एक बार और उसको बंद ही रखते हैं। ठीक है, हम छोटी सी फैमिली की बात कर रहे हैं। अब अगर उस बेडरूम में कोई ऐसी चीज है जो वहां से निकल कर ड्राइंग रूम में आती है या फिर वो दूसरे बेडरूम में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा फर्नीचर का एक पार्टी है। ठीक है, मान लीजिए कि वहां पर एक चार्जर रखा था, वो मैं लेके अपने रूम में ले आता हूँ, बेडरूम में ले आता हूँ, या फिर एक लाइट रखी थी, लैंप रखा हुआ था, वो ले आता हूँ मैं, तो इसका मतलब कुछ तो आया वहां से। उसी तरह से हमारे माइंड के भी ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड जहाँ पर लॉजिक लगता है, एनालाइज होता है और डिसीजन मेकिंग होती है। उसके बाद होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसमें कि हमारे आज के जन्म के लिखे हुए सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, यानी कि हमने बचपन में क्या सीखा, हमने मैथमेटिक्स सीखी, हमने इंग्लिश सीखी, हमने हिंदी सीखी, हमने पंजाबी सीखी, जो भी लैंग्वेज सीखी हमने, उसके अलावा कलर सीखे, फलानी चीज किस कलर की है, सिल्वर किस कलर का होता है, गोल्ड किस कलर का होता है, कौन से पर्ल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने जो बचपन में सीखी हुई हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो आ जाएगा। तो हम उसको नमस्कार बोलेंगे, आदाब करेंगे।
गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे। ये सब कुछ हमने बचपन में सीखा हुआ है ना। सही है। तो वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। उसी तरह से तीसरा माइंड होता है हमारा, जो माइंड का, एक ही माइंड का तीसरा हिस्सा है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव माइंड। अब वो प्रिमिटिव माइंड उस गेस्ट रूम की तरह है जहां से शायद मैं एक लैंप उठा लाया। उस प्रिमिटिव माइंड में आपके पुराने जन्म के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा। चाहे वो किसी जानवर के रूप में थे, चाहे वो किसी पौधे के रूप में थे, चाहे वो किसी इंसान के रूप में थे। तो अगर उसकी चौगाट क्रॉस करके कोई याददाश्त यहाँ पर आ गई, किसी भी एज में आ गई, तो वो आपके अंदर अपने वो इफेक्ट्स दिखाएगी। तो जो आप राजस्थान की उस बच्ची की बात कर रहे हैं कि एकदम से जिसने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, वो बचपन से क्यों नहीं बोली? वो इसलिए नहीं बोली क्योंकि पहले वो चीज चौगाट की उस तरफ थी। एकदम से कुछ प्रॉब्लम आई या कोई भी एक करिश्मा सा हुआ, वहां से वो याददाश्त जब एंटर कर गई सबकॉन्शियस माइंड में, तब उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। एंड दिस इज वेरी नेचुरल। अच्छा, ये होता है। तो ये बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता? जैसे आप है, मैं हूँ, आपके साथ तो चलो आप तो इस चीज़ के एक्सपर्ट है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो क्यों नहीं देख पाते? और हमने ऐसा सुना है कि जब एक आत्मा मरती है या एक इंसान मरता है तो उसके सारे कनेक्शन उसके इस जन्म से छूट जाते हैं। हाँ। तो फिर उस केस में कैसे, अगर वो दूसरा जन्म ले भी रहा है तो उसको सारी चीज़ें याद आती है, और ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है इस चीज़ में, तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए, एक बात को समझिए। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं इस जन्म में किसी का बेटा हूं, ठीक है, ठीक है, किसी का बाप हूं, किसी का दोस्त हूं, ठीक है, व्हाटएवर, किसी के साथ रिलेशन में हूं। मैं अगर किसी का बेटा हूं, यानी कि मेरे माँ बाप हैं, उनके साथ मेरे रिलेशन रहे होंगे कुछ, बिल्कुल, ठीक है, अच्छे बुरे जैसे भी रहे, पर एक सम्मान की भावना रही होगी। मेरे लिए वही मेरे सब कुछ है, ठीक है, वही मेरे माँ बाप हैं। उनके अलावा मैं किसी और को माँ बाप की श्रेणी में नहीं ला सकता। सही है। पर इससे पहले मेरा जन्म हुआ था, उसमें मेरे माँ बाप कोई और रहे होंगे। बिल्कुल। अगर मुझे वो चीजें याद रहें या फिर मेरे उनके साथ इमोशंस जुड़े रहें, याद तो मैं फिर भी कर सकता हूँ पास्ट लाइफ में जाके कि कौन थे, कैसे थे, पर अगर मेरे उनके साथ इमोशंस जुड़े रहें तो मैं इस जन्म के पेरेंट्स को अपने एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, या उनको वो सम्मान, वो प्यार नहीं दे सकता था। उनका दर्द मेरा दर्द नहीं बन सकता था, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं बन सकती थी। उसी तरह से मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, उनके साथ भी मैं वैसे कनेक्ट नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे वो याददाश्त वहीं पर छोड़नी पड़ेगी, मुझे वो इमोशंस वहीं पर छोड़ने पड़ेंगे, तभी मैं आज की लाइफ में एक्सेप्ट कर पाऊंगा, अपने ही फैमिली को एक्सेप्ट कर पाऊंगा। ठीक है, मैं जिस घर में बैठा हूँ उस घर को अपना घर कह पाऊंगा, नहीं तो मैं भागा भागा वापस उसी घर की तरफ जाऊंगा जहां मैंने अपनी कभी लाइफ बिताई थी। सही बात है। तो ये हर किसी के साथ है। अब आपने वो बच्चे की बात बोली कि उसे क्यों याद आया, तो केमिकल लोचा भी होता है, तो समझिए वो केमिकल लोचा है कि वो चीज वहां से आ गई। क्योंकि क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बीच में एक क्रिटिकल माइंड होता है जो कि फिल्टर करता है, हर चीज को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं लेके जाता। कुछ चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 15-20 दिन पहले, हो सकता है आप जब ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो कुछ चीजें आपने बाहर देखी होंगी आप ड्राइव करते करते, कुछ चीजें आपको अभी भी याद होंगी। हो सकता है किसी गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर भी याद हो, कुछ स्पेशल होगा। सही है, सही है। पर कुछ को आपने देख कर भी ऐसा देखा किया कि आपको भी याद भी नहीं होगी। रेड लाइट पे खड़े खड़े, कभी रेड लाइट पे आप जैसे खड़े हुए, आपकी गाड़ी रुकी, आपके साथ में बाजू में आके कोई गाड़ी आई, आपके साथ में आके कोई, हो सकता है ब्लिंकिट वाला आगे खड़ा हुआ बाइक पे, आपने उसकी शक्ल भी देख ली हो और आपको उसकी शक्ल याद भी ना हो। सही बात है। ठीक है, वो दोबारा आपके सामने आया, आपको याद भी नहीं रहेगा। सही है। पर बहुत सी चीजें याद भी रहती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या चीज फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, ये आपका माइंड डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ मालूम है। ठीक है, तो उसी तरह से एक वो जो सब मैंने आपको बोला क्रिटिकल माइंड होता है, बीच में एक चौगाट की तरह होता है, उसी तरह से एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल माइंड जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और प्रिमिटिव माइंड के बीच में भी होता है, जो इन चीजों को रोकता है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा, जैसे अब हम प्रिमिटिव माइंड, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड की बात करें, एक बार आप ऑडियंस को बताएं कितने टाइप के माइंड्स होते हैं और उनका काम क्या होता है? 4 माइंड होते हैं। ठीक है। पहला कॉन्शियस माइंड, ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल माइंड, ठीक है, वो एक चौगाट का काम करता है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो दरवाजे के थ्रू ही जाएंगे ना। सही है।
तो वो चौगाट जो होती है उसे ही क्रिटिकल माइंड कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम दरवाजे में से चले जाते हैं। कि मतलब क्या फिल्टर लेके अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है नहीं करना है, या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरा क्रिटिकल माइंड करता है। क्रिटिकल माइंड डिसाइड करेगा, क्योंकि उसे आपके पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में मालूम है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक तो वो क्या स्टोर करना है वो वही जानता है। ठीक है। ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ले आया। सबकॉन्शियस माइंड आपके फोन में जैसे स्टोरेज होती है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है। जो बार बार आप उसको बार बार पुल करते हो, एक रैम कह सकते हैं यहाँ तो हम। ठीक है, पर प्रिमिटिव माइंड एक ऐसी स्टोरेज है जिसे आप बहुत कम एक्सेस करते हो। ये थर्ड टाइप का माइंड हो गया। ये थर्ड, एक्चुअली फोर्थ टाइप का हो फोर्थ गया, टाइप का। क्योंकि क्रिटिकल माइंड भी तो है ना। क्रिटिकल माइंड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, कॉन्शियस माइंड हो गया, प्रिमिटिव माइंड। प्रिमिटिव माइंड, चार तरह के माइंड। चार तरह के माइंड हो गए। प्रिमिटिव माइंड में आपके पुराने जन्मों के सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अच्छा। मोटी मोटी बात ये। अच्छा। तो है तो उसी माइंड का हिस्सा। अब अगर ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, उसका एक हिस्सा तो हो गया कॉन्शियस माइंड, पर यहाँ पर ये जो बैरियर आ रहा है ये है क्रिटिकल माइंड। इसके बाद मेजर हिस्सा आ गया सबकॉन्शियस माइंड जी। तो उसके नीचे का ये जो हिस्सा है ये आ गया आपका प्रिमिटिव माइंड, जिसके अंदर पुराने जन्मों के सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो केवल यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ चली जाती है। पर यहाँ परिवार में अगर कोई छेद होगा, कोई जबरदस्ती का कोई खिड़की खुल गई, कोई संदूकची खुल गई, कुछ छोटा सा झरोका सा खुल गया, तभी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। समझ गया। तो वो केमिकल लोचा समझ लीजिए या फिर करनी का खेल कर वो लीजिए, गलती से आ गई चीजें। हाँ। पर है उस पर ऐसे आ चीजें। गया। जी। तो आई थिंक लोगों को ये समझ आ गया होगा कितने तरीके के माइंड होते हैं। अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो हम बात कर रहे थे उस बच्चे के बारे में कि आपने बताया कि उसके प्रिमिटिव माइंड से कुछ चीजें उसके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में आ गई। जी। इस वजह से वो पुरानी बातें करने लगी जो उसको शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो चीजें हो गई। एक ऐसा ही केस और हुआ था शांति देवी का, मुझे अभी याद आया। जो केस इतना पॉपुलर हुआ था, ये गांधी जी के समय की बात है। लोग सर्च करेंगे तो विकिपीडिया का पेज भी उनका बना हुआ है जी। कि जहाँ पे एक छोटी बच्ची बताती है कि मेरा घर मथुरा में है, ये मेरे पति हुआ करते थे। और जब उस छोटी बच्ची के परिवार वालों ने जाके वहां पे चीजें देखी तो वो सारी चीजें सच निकली। जी। तो क्या मतलब कोई इंसान इतने लेवल तक की चीजें याद रख पाता है अपने प्रिमिटिव माइंड में? हाँ, रख पाता है। ये बात विकिपीडिया में है, इसलिए आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। मेरे पास ऐसे केसेस हैं। हाँ। मेरे पास एक केस था जिसमें एक सज्जन थे, अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं शांत स्वभाव के इंसान थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा भी खूब था, सब कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन थे। उनका हमने पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि वो सिंध में कहीं पर उनका जन्म हुआ था। किसी गांव का नाम लिया उन्होंने, पाकिस्तान, इस समय में पाकिस्तान है। तो फॉर्चुनेटली उनका तब का जन्म भी हिंदू फैमिली में हुआ था। अच्छा। अब मैंने फॉर्चुनेटली क्यों कहा उसका मैं कारण बताता हूँ। वैसे तो पुराने जन्म में किसी और रिलीजन में भी हो सकता था, पर फॉर्चुनेटली मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनको वो रिकॉर्ड्स, पहली बात तो ये कि हरिद्वार में मिल गए। अच्छा, हरिद्वार में लिखवाते हैं। हाँ। तो पहली चीज तो वो कि जो नाम, जो पिता का नाम, जो माँ का नाम, जो फैमिली ट्री की डिस्क्रिप्शन होती है, वो हरिद्वार में मिल गई। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, जब कोई किसी के मरने पे जाकर हरिद्वार में नाम लिखवाता है, वहां पर अस्थियां बहाता है, तो सब डिटेल्स वह तभी लिखी जाती हैं। तो वहां पर प्लेस भी लिखवाई जाती है। सही है। तो जो चीज उन्होंने पास्ट लाइफ में देखी, और उनका तब तक का कहना यह था कि मैं हरिद्वार सिर्फ गंगा स्नान के लिए जाता था, मैंने कभी ऐसा किसी का अस्थियां विसर्जन के लिए या ऐसे किसी काम के लिए मैं कभी भी नहीं गया था। तो इसलिए ये तो हम कह नहीं सकते कि सबकॉन्शियस में पहले से इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके बाद ही उन्होंने कोशिश की चलो मैं इसको वेरीफाई करूं। तो वो हरिद्वार जाके उन्होंने पता किया, तो उनको वो डिटेल्स मैच की। ठीक है। अपना नाम भी मैच किया, अपने पेरेंट्स का नाम भी मैच किया, और वो जो प्लेस का नाम उन्होंने बताया था पास्ट लाइफ के दौरान, तो वो जगह का नाम भी मैच किया। अब उसको उन्होंने रिसर्च किया तो वो पाकिस्तान में निकला। अब पिलग्रिमेज के लिए ना वीजा मिलते हैं, जैसे गुरुद्वारे की कोई यात्रा होती है तो ऐसे वीजा मिलते हैं। तो वो वहां का वीजा लेकर उसके बाद उस जगह को ढूंढने गए, वहां पर आराम से पहुंचे, और उसी फैमिली के कुछ वंशजों को मिलकर भी आए। अच्छा, ये सारी चीजें वैलिडेट हो गई? वैलिडेट हुई, और वहां पर जाके मिलकर आए। वहां के बड़े जो बुजुर्ग थे उनसे मिले, उनको बताया भी। पहले तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई था आपकी फैमिली में, तो
जैसे किसी के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे किसी ने नाम लिखे होते हैं कि हाँ हमारी फैमिली में ये लोग थे, ये ऐसे इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, तो ऐसे करते करते डिटेल्स लिखी होती हैं। पुराने जमाने के लोगों के पास होती थी वो डिटेल्स। तो उन्होंने बताया कि इस कमरे में इसका जन्म हुआ था, क्योंकि तब घर में ही जन्म होते थे, दाई घर में आती थी। इस कमरे में इसका जन्म हुआ था, ऐसे हमने गायें रखी थी, उसके साथ उसका बहुत लगाव था, वगैरह वगैरह, ऐसी जो भी उसके बारे में वो बता सकते थे। और जब उनको वो बातें बताई तो उसके बाद जैसे कहते हैं ना इंसान, मैंने बताया कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन के दौरान क्योंकि एक बार वो एक्सपीरियंस ले चुके थे पास्ट लाइफ का, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि मैं दोबारा इसको करने की कोशिश करूं। एंड देन ही रियलाइज कि हाँ, जो मुझे काऊ के साथ रिलेट किया जा रहा था कि जी एक छोटा सा बछड़ा था जिसके साथ मैं खेलता था, वो बछड़ा उनको दिखना शुरू हुआ, फिर वो चीजों को मैच कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैच की। तो पास्ट लाइफ की ही इसीलिए जाती है क्योंकि उनका रेलेवेंस होता है। तो लोग इतने केपेबल होते हैं फाइनेंशियली एंड सम अदर सॉर्ट्स एज वेल कि वो उनको वेरीफाई कर पाते हैं, पर हर कोई वेरीफाई नहीं कर पाता। पर जो वेरीफाई हो गए हैं, हाँ वो सच में हुए हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई, शाहरुख खान की मूवी आई थी ओम शांति ओम, कि उसको पास्ट लाइफ की सारी चीजें याद आ जाती है और वो जाके वेरीफाई भी कराता है कि उसकी एक माँ है वैसी। देखिए एक बात को समझिए, ये मूवीज कहाँ से बनती हैं, इसमें मसाला तो बहुत ऐड होता है, पर कहीं ना कहीं से प्लॉट तो आता ही है। हाँ ये बात तो है, मूवीज वही है, वो हमारे सोसाइटी का आईना है। हाँ। जो सोसाइटी में हो रहा है उस पर मूवीज बनती है, और ठीक है वो मसाला लगा के उनको कमर्शियल करना होता है जी, पर प्लॉट तो कहीं ना कहीं से आता है, सच सही आता है। सही बात है। तो लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग अपनी पास्ट लाइफ क्यों दिखाते हैं? जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए वो पास्ट लाइफ अपनी देखना चाहते हैं, या वो अपनी करंट कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड कोई उनको समाधान करवाना है इसलिए पास्ट लाइफ देखते हैं? आपके पास क्लाइंट आते हैं, आपने बताया ऐसे, तो क्या रीजन रहता है? देखिए बहुत सारे क्लाइंट जो आते हैं वो अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ही आते हैं। अच्छा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे एक ऊंचाई से बहुत डर लगता था। अच्छा, मुझे पानी से बहुत डर लगता था। ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब मकान बनाए जाते थे ना, छोटी हॉदी बनाई जाती थी 2 फुट की, उसमें पानी स्टोर करते थे। राजस्थान में आज भी होता है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी, तो वहाँ घरों के बाहर हॉदी आज भी बनती है। तो मुझे वो 2 फुट की हॉदी से भी डर लगता था। मुझे लगता था कहीं मैं इसमें गिर गया गलती से तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा जी, मैं डूब जाऊंगा इसके अंदर जी। ठीक है, जबकि मेरी हाइट ज्यादा थी पर स्टिल मुझे डर लगता था। तो पानी से डर, और अपना पास्ट लाइफ देखने के बाद आज मैं 8 फुट गहरे जो पूल होते हैं उसमें स्विमिंग कर पाता हूँ। अच्छा, तो वो डर निकला तो मैं 8 फुट वाले गहरे पानी के पूल में जा सकता हूँ। पहले मैं 2 फुट वाले हौदी को देख के डरता था। तो क्या आपने पता किया और कैसे आपका ये डर दूर हुआ? मैं भी बताता हूँ। एक दूसरा डर था मेरे को ऊंचाई का। अच्छा, मैं कभी हमारे क्योंकि घर 3 मंजिला था तो मैं 3rd फ्लोर तक जा सकता था, उसके ऊपर छत भी थी, और मैं 1st फ्लोर से ऊपर कभी गया ही नहीं था क्योंकि इतना डर था आपके अंदर। हाँ, मेरे अंदर डर था, मेरे को बालकनी में खड़े होते हुए डर लगता था, तो मैं नहीं जाता था, खड़ा नहीं होता था। पर जब मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा, ऊंचाई वाला देखा, तो एक इवेंट बेस्ड ये डर होते हैं। जब ये डर निकल गया तो आज मैं समझिए कि 13वीं मंजिल पे रहता हूँ, मतलब उसको टेक्निकली 14th फ्लोर कहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे 14th फ्लोर पे रहता हूँ, तो वो डर निकला तो मैं 14th फ्लोर तक पहुंचा। सही है। ठीक है, तो वो कैसे हुआ? वो डर निकला तभी हुआ। सही बात है। तो इवेंट बेस्ड जो चीजें होती हैं, अब किसी को, मेरे पास एक केस आया था, उनको ना चेस्ट में यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत पेन होता था। आप समझते हैं लेफ्ट साइड की पेन तो वैसे हर कोई डरता है कि हार्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सही बात। वो शायद टाटा स्टील में काम करते थे। टाटा कंपनी तो याद है मेरे को, स्टील याद नहीं है, स्टील थे या कुछ और था। तो उनको मेडिकल वगैरह सब कुछ मिलता था, तो वो अपना टेस्ट उन्होंने कई बार करवाया कि कहीं मुझे कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और ऑर्गन्स वगैरह चेक करवाए, हर सब कुछ ठीक निकला, एब्सोल्युटली फाइन। कहते बचपन से दर्द है मुझे वो वहां पर उनको समझ में नहीं आता था दर्द किस चीज का है। एक दिन मेरे पास आए, कहते कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे को पेन है क्यों। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई फंसा हुआ है, चुभता है मेरे को अंदर। तो उनसे मैंने सारी उनकी हिस्ट्री पूछी, तो कि वो क्या क्या करवा चुके हैं, अपना मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया, सब कुछ ठीक है। उन्होंने जो मेडिकल टेस्ट वगैरह के बारे में बताया सब कुछ ठीक था।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक हम आपका अटेम्प्ट करते हैं, पास लाइफ करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है इसका कोई उससे रिलेशन निकल आए। तो हमने उनका सेशन किया तो पता चला जी कि 1962 इंडो चाइना वॉर जो हुई थी, तिब्बत में एक जगह है रिजांगला, अच्छा वहां पर वो पोस्टेड थे। उनका नाम था मेजर शैतान सिंह भाटी। अच्छा, नाम भी बताया आपने? नाम भी बताया। और वहां पर वो मेजर थे, तो उनके प्लेटून्स थी, वहां पर उनको मैनूवर कर रहे थे। उस दौरान उस वॉर के बीच में ही उनको सेम स्पॉट पर गोली लगी थी। और वो दर्द उनका नेक्स्ट जन्म में वो दर्द उनको, कहते हैं ना, अंदर फंसा हुआ है कुछ, उनको ऐसे लगता था कि वो गोली फंसी हुई है। और जब उनका वो सेशन चल रहा था, ही वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाक से जैसे नोज़ी बहता है वैसे बह रहा है, मुंह से थूके बह रही हैं, जैसे कि इंसान के साथ सच में ऐसा हुआ हो। वो उसे वैसे फील कर रहे थे। जो हमारे पास रिक्लाइनर रखा हुआ है जिसपे हम लेटाते हैं लोगों को सेशन करने के लिए, वो इतना ज्यादा मूव कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे गिर ना जाए। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उनको हैंडल किया था। तो उनको उतना दर्द हो रहा था अभी? उनको पेन हो रहा था। अच्छा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको एक पेन से छुटकारा लेना तो उसके लिए दूसरा पेन छोटा सा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए किसी को कट लग गया, तो उसका इलाज किया तो उसके यहाँ पर टांके लगेंगे। तो बड़े कट को ठीक करने के लिए छोटे कट्स ले रहा है ना वो। उसी तरह से अगर एक ट्रॉमा को अपनी लाइफ से निकालना है तो आपको वो उसको पहले देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उस पेन को महसूस करोगे तभी वो वैनिश होगा। और वो सेशन के बाद उनका यही कहना था कि मुझे अब वो पेन नहीं होता। तो आपने ऐसा क्या किया उनके साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सेशन देखा, इवेंट बेस्ड था। तो इवेंट बेस्ड होने की वजह से उनको पता चल गया ना कि मेरे को पेन क्यों है। इस वजह से उनका वो दर्द चला गया कि उनको पहले दर्द हो रहा था। जब आपने उनको उनकी पास्ट लाइफ दिखाई तो उनको ये पता लगा कि जब हम कोई भी पास्ट लाइफ करते हैं ना तो उसमें उनको डेथ जरूर दिखाते हैं। अच्छा, अब यहाँ गोली लगी तो वो बचने का चांसेस था ही नहीं। अब वैसे भी उन्होंने डेथ देख ली अपनी। तो जब उनको सेशन से वापस लेके आए ना तो उस समय हम एक स्क्रिप्ट बोलते हैं कि लेट ऑल मिजरीज फेड अवे विद द डेथ ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ। तो वो जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं एक तरह का वो एक रेमेडी होती है, ताकि उस समय में जो भी आपने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया वो उसकी मिजरीज जो है वहीं पर उसी बॉडी की डेथ के साथ वहीं पर खत्म हो जाए। आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करो। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने जो भी उसका वो एक उसके दिमाग में बात थी उसको प्रिमिटिव माइंड में वापस करवा दिया। जी जी जी, कि वो इस जन्म में ना रहे, वो पिछले जन्म का पिछले जन्म में चल जाए। जैसे आपने वो बच्चे की बात की कि वो इंग्लिश बोल रही है, हाँ, उसी वजह से वो पेन उनके पास आ गया था। वो पेन आ गया, वो झरोका खुल गया था, पेन आ गया था। हाँ। अब उसको बस पुश करके वापस कर दिया था, तो उनका वो दर्द इस वजह से सही हो गया। पेन सही हो गया। पर उन्होंने जन्म जोधपुर में लिया था। अच्छा, ठीक है, ये जोधपुर में जन्म लिया था। उन्होंने भी जाके वेरीफाई किया, एवरीथिंग वाज मैच्ड। अच्छा, तो वो तो हमारे ही कंट्री के अंदर जगह थी तो उन्होंने मैच कर लिया। अब ऐसे एक केस हुआ था, मेरे पास एक लेडी आई थी लखनऊ साइड से। उनका इशू कुछ था, मेरे को याद नहीं है, बट वो जब सेशन में गई थी तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिब्रू। अच्छा, हिब्रू में बात कर रही हो? हाँ, जो जूइश लैंग्वेज होती exactly. है। और साथ में कभी कभी बीच में अरबिक बोलती थी, कभी बीच में हिब्रू बोलती थी। उनका जन्म हुआ था मिस्र में, इजिप्ट। ठीक है, अल कैरा करके जगह थी जहां पर वो थी। तो आज के डेट में उसको हम कैरो के नाम से जानते हैं। कायरो, जो वहाँ की कैपिटल है। तो उसके पास कहीं रहते थे वो। उन्होंने जो जो चीजें बताई वो ज्योग्राफी मैच करती है। मैं तो वहां जाके वेरीफाई नहीं कर पाया और मुझे नहीं पता उन्होंने वो वेरीफाई की या नहीं की, क्योंकि अगर आपको इजिप्ट जाना पड़ेगा तो खर्चा बहुत आएगा। ठीक है, तो फिर वही बात है ना, फाइनेंशियली कोई इतना स्ट्रांग होता है या नहीं होता, वो उस पर डिपेंड करता है वो वेरीफाई करने जा पाता है नहीं जा पाता। लेकिन आप ये कह रहे हो कि आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे चीजें वेरीफाई हो रही है। मतलब एज अ लेमन मैं तो कोई चीज पे तब बिलीव करता हूँ जब विकिपीडिया पे मुझे कुछ दिखता है, क्योंकि विकिपीडिया ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है अपने पे, और वहाँ पेड मीडिया भी नहीं करवा सकते। आपको मेजर शैतान सिंह भाटी आप टाइप कीजिए, वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। तो तब कुछ यकीन आता है कि नहीं कुछ तो चीजें चल रही है। जब आप जैसे एक्सपर्ट बताते हैं तो हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है पीछे लाइफ में। बिल्कुल। तो ये तो अभी हमने बात की कि लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं पास्ट लाइफ जानने के लिए, उनको अपनी करंट की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, या फिर कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो उनको लगता है हो सकता है
पिछले जन्म का इसका रिश्ता रहेगा। देखिए हर चीज का रिलेशन पिछले जन्म से नहीं होता। अच्छा। कुछ लोगों के थॉट्स होते हैं कि शायद ये भी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब खुद की प्रॉब्लम है, खुद ही नहीं पढ़े तो भैया आगे कहाँ से बढ़ोगे। सही बात है। ठीक है, अब देखो आज की डेट में ना माँ बाप, इंडियंस जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, पूंजी दें या ना दें, पढ़ाई दे सकते हैं। और हर माँ बाप देना चाहता है, हर कोई माँ बाप देना चाहते हैं, पर वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा था कि जरूरी है कि सिर्फ इवेंट बेस्ड ही प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत से लोगों को कई बार भ्रम होता है कि इसका रिलेशन मेरी पास्ट लाइफ से होगा या कुछ और होगा। अब कोई इंसान पढ़ा ही नहीं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते थे, अब पेरेंट्स आज के डेट में क्या पूंजी दे सकते हैं, वो सिर्फ पूंजी दे सकते हैं पढ़ाई। अब बच्चा पढ़े या ना पढ़े ये तो उस पर डिपेंड करता है, और ये भी उसकी किस्मत पे है। हाँ, अगेन हम ये कह सकते हैं कि किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है। पर रेलेवेंस क्यों का बाद में आता है, पहले क्या का आता है। आपने क्या किया, आपने एफर्ट्स डाले। आप पढ़ के भी अगर काम नहीं कर रहे, आप कहते हो कि मैं काम नहीं करूंगा या मुझसे काम नहीं होता, तो फिर कैसे अमीर बन जाओगे। फिर तो मनी क्रंच तो हमेशा ही रहेगा फिर आपकी लाइफ में। तो उसका पास्ट लाइफ से रिलेवेंस ढूंढने से अच्छा है पहले अपने आप पे तो काम कर लो। वही मेरा सवाल ही वही है कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी वजह से है या आपके पास्ट लाइफ की वजह से, ये कैसे डिसाइड करते हो आप? अगर कोई, अब देखो हमारे पास अक्रॉस द ग्लोब से रजिस्ट्रेशन आती हैं कि मैं पास्ट लाइफ कराना चाहता हूँ। पता तो तब चलता है जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं या बात करते हैं। ठीक है, अब किसी का जूम पे होना है या फिर किसी का फिजिकली होना है, तो जब मेरा उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन होता है तब मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं उस हिसाब से फिर सेशन प्लान आउट करूंगा। तो उनसे कई बार बात करके पता चलता है कि इसका तो रेलेवेंस पास्ट लाइफ के साथ कुछ बनता ही नहीं है, तो मैं उनको क्लियर बोल देता हूँ कि देखिए इसके लिए तो आपको ये करना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे मैं उनकी हॉरोस्कोप भी देखता हूँ। ठीक है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर मैं उनका ऑरा भी देखता हूँ कि उनके ऑरा में क्या आ रहा है। बहुत से लोगों के ऑरा में ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे डार्क एनर्जीज के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक मैजिक होता है या कुछ ऑरा टूटा होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर तो हम वैसे ही नहीं करते कि भैया, यानी कि मान लीजिए कि किसी की किस्मत में शादी लिखी थी 25-26 की एज में, उसकी शादी जो है 35-36 तक भी नहीं हुई, तो 10 साल आगे बीत गया। वो क्यों बीत गया भाई? मान लेते हैं कि आज बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, इसका मतलब बहुत बादल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज सूर्य नहीं निकला? सूर्य तो निकला होगा, बट जो सनलाइट आपको मिलनी चाहिए थी, जो वार्मथ आपको मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिल रही? बादलों की वजह से। उसी तरह से जो किस्मत आपको मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली आपको? क्योंकि उसके बीच में कोई डार्क एनर्जी आ गई। ऐसा बहुत होता है कईयों के साथ। तो जैसे डार्क एनर्जी की आपने बात की, ब्लैक मैजिक की, और तो ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इंसान की किस्मत बदल दे। मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों की डेथ भी हुई है ब्लैक मैजिक की वजह से। ब्लैक मैजिक की वजह से। कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, अब मैं 2-3 पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, तो अब उन्होंने बोला है कि कुछ पेरेंट्स ने बोला कि आप प्लीज ये बात पॉडकास्ट में मत करो क्योंकि हमारे इमोशंस जागते हैं। ठीक है, बट मैंने उनको फिर भी एक बार यही उनको इन्फॉर्म, मतलब मेरी तरफ से ये मैसेज है उनके लिए कि आप ये चीजें मत छुपाओ, क्योंकि आप तो गवा चुके हो। शायद आपकी बात पब्लिक में आए तो शायद किसी और का बच्चा बच जाए। सही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस पर अगर कंट्रोल कर लो तो आप लोगों को एक मैसेज दे सकते हो कि भाई तुम बचा लो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा तो। अभी मैं उनके केस की बात नहीं करूंगा, पर हाँ मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें कि 14 साल के बच्चों की डेथ हुई। क्या रीजन से? एक पे मारन हुआ था, दूसरे पे मारन हो रखा था। एक बच्चे ने 12 साल की एज में ही वाई सुसाइड कर लिया। अभी मेरे पास वो केस आया ही, अभी तो मेरी उसके पेरेंट्स से बात भी नहीं हुई। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर ऐसे मेरे पास कई केसेस आए हैं, 16 साल की एज के आए हैं। तो जब 16-18 साल के केसेस आ सकते हैं, 14 साल के केसेस आ सकते हैं, तो बड़ों के साथ भी तो होता ही होगा। तो ब्लैक मैजिक इतना हार्मफुल तक हो सकता है। तो वो एक इंसान खुद इतना वश में आ जाता है उस ब्लैक मैजिक के कि खुद अपने आप को जाके खत्म कर देता है। आपने मूवी देखी होगी शैतान,
आपको क्या लगता है कितना सच है कितना झूठ है? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा दिखाया गया है कि एक लड्डू खा के पूरा वश में हो गया। ये सच है? एक लड्डू खा के आप कैसे वश में कर सकते हैं? लड्डू खिलाने की जरूरत भी नहीं है सर। देखो, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना ना, उसके लिए या तो उसका कुछ खाना जरूरी है या उसका डीएनए जरूरी है। आप ना पुराने टाइम की बातें याद करो, अपनी पुरानी एल्बम्स देखना, अपने पेरेंट्स के एल्बम देखना। कहीं पर जाते थे ना, सर ढक के जाते थे, टोपी या फिर पगड़ी जो भी आपके कल्चर में होता है वो पहन के जाते थे। क्यों? ताकि उनके बाल ना कहीं पे छूट जाए। कहीं पर किसी के घर में खाना खाते थे, अव्वल तो खाना खाते नहीं थे, अगर खाते थे ना तो हस्बैंड वाइफ अगर दोनों खाते थे तो वाइफ उठाकर प्लेट जाकर पानी में से निकाल देती थी सब से। जूठे बर्तन नहीं छोड़ते थे। सही, किसी के घर में नहीं छोड़ते थे। किसी के घर में नहीं छोड़ते थे। या तो पत्तल पे खाएंगे और वो उसको उसी वक्त डिस्पोज कर देंगे, या फिर प्लेट को उसी वक्त साफ कर देंगे। पानी पीते थे ना, मुंह लगा के पानी नहीं पीते थे, ऊपर से पीते थे। यानी कि अपना डीएनए नहीं छोड़ते थे, सलाइवा नहीं छोड़ते थे। ठीक है, तो वो एक कारण बनते हैं आपका सलाइवा, आपका डीएनए छूटना, कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सके। हम ही सोर्स छोड़ते हैं। ठीक है, अब कई बार आपने सुना होगा कईयों से कि खुले बाल नहीं रखने चाहिए लेडीज को, ये तो जो कि फैशन, ये तो मतलब मेरी दादी ऐसा बताया करती थी कि रात को जाते हैं शाम को तो खुले बाल करके बाहर नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ये हमने सुना है, मतलब सबने सुना होगा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये सुनी हुई चीजें है ना, क्यों? क्योंकि इसका रिलेवेंस ब्लैक एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी तरफ से ना बांट रहे हो अपना डीएनए, लो करो मेरे पे, तो आपने लड्डू की बात की, हाँ खिलाने से किया जाता है। खिलाने से मतलब क्या इस तरह से किया जाता है कि वो आपका गुलाम हो जाएगा? मतलब वो मूवी तो में तो मुझे बहुत ज्यादा, देखो उसमें बहुत ज्यादा फिर मसाला ऐड करना जरूरी होता है, पर इतना जल्दी नहीं होता। पर हाँ, उसका स्लो एंड स्टडीली वो एक स्लो पॉइजन की तरह वो काम करना शुरू कर देता है। आपने कोई ऐसे केस देखे हैं कि जहाँ पे ऐसे लोगों से मिलना हुआ आपका? बहुत से लोगों को देखा है। हमारे पास एक हॉरोस्कोप का सेशन आया था, तो पुरानी दिल्ली की बात है, आजादपुर साइड की कोई केस है, और एक बच्ची थी, वो स्कूल से शायद 12th में थी, स्कूल से पढ़कर आई, और रोज आस पड़ोस में होता है ना, किसी के घर गए, वहां से कुछ खाए, यहाँ से खाए। तो एक दिन कुछ मारवाड़ी फैमिली थी या बनिया फैमिली थी, मेरे को ऐसा इतना याद नहीं है, पर हाँ उनके घर में नॉनवेज, लहसुन प्याज भी नहीं चलता था। तो एकदम से उसकी डिमांड शुरू हो गई, कहाँ वो एक पराठा खाती थी, कहाँ वो 10-10 पराठे खा रही है, लहसुन की मेरे को चटनी चाहिए। उसके अंडरगारमेंट्स में ब्लड के स्टेन्स आ रहे थे, छत पे सूखने डालने जाओ तो वहां पे भी स्टेन्स आ जाते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और अगर उसकी बात ना मानो तो अपने सिर पे ऐसे हाथ रखती थी और दे के दीवार में मारती थी। कितने साल की बच्ची थी वो? 16 साल की। 16 साल की, हाँ। अच्छा। तो ऐसे कई सारे केसेस है। अब वो उसकी हॉरोस्कोप लेके आए थे, वो वही टेलीफोनिक हुई थी, तो मैंने उनको बस इतना पूछा कि क्या इस समय में बहुत परेशान चल रही है क्या? तो कहते आपको कैसे पता? तो मैंने कहा नहीं, उसकी दशा ही ऐसी चल रही है कि इस समय परेशानियां आ सकती हैं, हो सकता है मेंटली थोड़ी सी परेशान चल रही हो। तो उन्होंने जब उसके सिम्टम्स बताए तो मैंने कहा देखो, मैंने ये कहा था कि उस दिमागी तौर पे परेशान हो सकती है, यानी इमोशनली डाउन हो सकती है। पर जब एक इंसान इमोशनली डाउन होता है तो उसका मतलब उसके ऑरा के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वो ऑरा टूट चुका है और डेफिनेटली उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर उन्होंने उसकी फोटो भेजी, जो मैंने मांगी थी उनसे, फोटो मांगी, तो उसका तो पूरा नजर आ रहा था कि पूरा का पूरा उसके ऑरा में ब्लैक, ग्रे, वाइट कलर, ये सब तीनों मिक्स थे। तो 100% उसके साथ नेगेटिव एनर्जी थी। फिर उसका हमने इलाज किया, हीलिंग की थी, और टाइम लगा, 9-1 महीने लगे, बट वो केस सुधर गया, साफ हो गया। तो मतलब आपको सोचो, जो बच्चा एक पराठा खाता था वो 10 पराठे खा रहा है, और लहसुन प्याज की चटनी मांग रहा है, ना मानो तो उठा के अपना सर दे के दीवार में मारता है। मतलब उसका पूरा का पूरा नेचर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इतनी वाइब्रेंट हो गई, इतनी मतलब लड़ाकी हो गई कि उसका कभी ऐसा सहन ही नहीं था। तो ये तो फिर बहुत खतरे वाली बात है अगर ऐसी चीजें हो पा रही है कि ये सिर्फ किसी का नेचर चेंज करने को लेके है, या फिर उसके लाइफ के किसी भी इवेंट को
खराब किया जा सकता है, मान लीजिए? देखो, एक ऐसी बच्ची की आप पढ़ाई खराब हो गई। हाँ। जो बच्चा इतना उत्तेजित हो गया, उसकी पढ़ाई खराब हो गई। पढ़ाई खराब होगी, इसका मतलब पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया। सही है। तो उनको शादी हो पाएगी उसकी? ऐसे बच्चे को अगर किसी ने देख लिया तो उसके साथ कभी भी ठीक होने के बाद भी कोई शादी करने के बारे में सोच सकता है? नहीं सोचेगा। यानी कि उसे उनको छुपा के रखना पड़ेगा कि ऐसी बातें बाहर ना आए। तो सोचो ना, उसकी लाइफ ही स्पॉइल करने वाली बात हो गई। तो जलन के मारे ही हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जलन से मैटर है, पर हाँ, उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल करने वाली बात है। तो इस सारी चीजों से कैसे बच के रह सकता है कोई इंसान? अपना डीएनए बाहर मत बांटो। मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो अपने जो खाना वाना खा रहे हैं, वो सब जहाँ पे भी उनका बॉडी से रिलेटेड कुछ भी छूट रहा है, छूटना नहीं चाहिए। परफ्यूम आप यूज करो, पर आपको ये पता होना चाहिए कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना। जैसे बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो, आप मुझसे पहली बार मिले हो जी। आप क्यों एक इल फीलिंग रखोगे मेरे लिए? नहीं रखूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इत्र अगर यूज कर लेता हूँ तो सोच सकता हूँ कि चलो यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ज्यादातर आपकी अगेंस्ट सोचने वाले आपके करीबी ही होते हैं। घर वाले ही होंगे, घर वाले एज इन की जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार, जान पहचान है जिनसे। हाँ, जिनको जलन है। जलन हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। ना आपको मुझसे होगी ना मुझे आपसे होगी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कोई क्या ही होगा। हाँ, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि हाँ, हम डे टाइम के लिए जा रहे हैं, अंधेरे से पहले वापस आ जाएंगे, तो यूज करो, कोई बात नहीं। कोशिश करो कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपने बालों को ऐसे कहीं पे भी गिरे नहीं, और अगर आपको लगता है कि गिर सकते हैं तो फिर आप कुछ कवर कर लो उसको। ठीक है। हम पानी पीते हैं, कोशिश करो कि ग्लास में पानी मत छोड़ो, सलाइवा छूटता है। ठीक है। अगर खासकर किसी जानकार के घर जा रहे हो, खाना कम से कम खाने की कोशिश करो, खासकर वाइट चीजों को अवॉइड करो। ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो। ठीक है। और अगर कोशिश हो, अगर ये कर सको, ये तो सबको कहूंगा मैं, तो हनुमान जी का ना एक मूर्ति होती है, सिंदूर की मूर्ति होती है। तो वो सिंदूर, वहां से जो सिंदूर मिलता है उसको अपने यहाँ पर थर्ड आई पे, यहाँ गले पे, कंठ पे और नाभि पे लगाना शुरू करो। उससे क्या होता है, एक तो ये चक्रास हैं आपके, प्लस इसके अलावा ये आपको पूरा बॉडी कवर कर देते हैं, एक तरह से सुरक्षा कवच बन जाते हैं। अपने पॉकेट में एक नींबू रखना शुरू करो। अब नींबू मैंने क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन ऑरा से 4 गुना बड़ा होता है नींबू का ऑरा। अच्छा। और 4 गुना स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो क्या यही वजह है कि लोग अपने दुकान के आगे नींबू मिर्ची लगाते हैं? अच्छा। पर वो गलत तरीका है। अच्छा। क्योंकि जब आप नींबू में छेद कर देते हो तो उसकी एनर्जी खत्म होगी। अच्छा, तो फिर कैसे नींबू मिर्ची लगाई जाए? नींबू मिर्ची नहीं लगानी। अच्छा। आप नींबू रखो। अच्छा। आप एक, जैसे एक होता है ना, छोटा सा एक बर्तन होता है, उसमें पानी डाल के उसमें नींबू डाल दो, साथ में मिर्ची डाल सकते हो आप। पर वो सुई वाला काम खराब है, क्योंकि उनको बेचना होता है, वो अटैच कैसे करे? तो धागे से उसको पिरो देते हैं, माला बना देते हैं उसकी, तो वो खराब हो गया। अब नीलम होता है। ठीक है। नीलम को वैसे आप पहनते हो तो उसको टेस्ट करना पड़ता है, पर उसकी मालाएं बनती हैं, छोटे छोटे नीलम के पीसेस की मालाएं बनती हैं। तो अगर उसमें छेद हो गया तो उसकी एनर्जी वैसे खत्म हो जाती है, वो किसी को भी शूट कर जाएगा, पर वो अपनी एनर्जी नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने एक तरह से उसकी हत्या कर दी है। तो ऐसे आपको पता ही नहीं होता कि हम उसका यूज जो कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये मान लीजिए नीलम पहना हुआ है, तो ये नीलम ऐसे ही काम करेगा। जिसको आपने किसी तरीके से खंडित नहीं करना है। खंडित नहीं करना है। हाँ। ठीक है। उसको तराशा हुआ, आपने सही तरीके से पहना हुआ है, पर अगर आपने उसमें छेद कर दिया तो वो तो खराब हो गया, जीरो हो गया वो तो। आपका ये बोलना है कि अगर कोई इंसान नींबू अपने घर पे रखता है, या तो उसका ऑरा क्योंकि बड़ा है तो वो नेगेटिव एनर्जीज आना कम हो जाती है, या फिर खत्म हो जाती है, प्रोटेक्शन बढ़ जाती है आपकी। अब अगर मान लो कि मैंने आपको जैसे बताया था एक एग्जांपल, अगर आप अपने ऑफिस से बाहर निकलो, कोई एक्सीडेंट देखोगे, तो आपका हार्ट चक्रा थोड़ा सा डीएक्टिवेट होगा, क्योंकि आपके इमोशंस जुड़ेंगे, यार बेचारे को मार दिया। सही है। ठीक है। तो यानी कि आपका चक्रा एक डाउन हुआ, अब उसका मतलब वो पंखा चलना कम हुआ, तो वो ग्रीन कलर निकलना बंद हो गया। सही है। तो उससे क्या हुआ, आपके ऑरा के अंदर एक वैक्यूम बनना शुरू हो गया। पर उसको कवर अप करने के लिए अगर आपने नींबू रखा हुआ है तो एक आउटर लेयर बन जाती है।
कि चलो कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है मेरे पास। इसलिए जब भी हम मेरे ऑफिस की बात करो तो मेरे ऑफिस में डेली ऐसा होता है, नींबू रिप्लेस होते हैं। अच्छा, डेली ऐसा किया जाता है, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। हम तो डेली रखते हैं, हम ड्राइंग रूम में भी रखते हैं, हम बेडरूम में भी रखते हैं। एक कटोरी में नींबू और मिर्ची। कटोरी ले लीजिए, कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी और नींबू उसमें एक नींबू डाल दो बस। अच्छा, मिर्ची भी डालने की जरूरत नहीं? मिर्ची भी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिकली नींबू का काम है। अच्छी चीज है, ये तो लोग कर सकते हैं। ये तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हार्ड साइंस। कपूर जलाते हैं, हाँ ठीक है। अब कपूर का काला धुआं होता है, हाँ पर अगर आप उसको कपूर बर्नर में, इलेक्ट्रिक कपूर बर्नर होता है, उसमें जलाओगे तो उसमें से वाइट धुआं निकलता है। हाँ। वो पॉजिटिविटी के लिए होता है, ठीक है। उससे तो आपको जो इनटेक करते हो हवा, उसके अंदर आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा मिलती है। अच्छा। ये खासकर कोविड टाइम में बहुत लोगों ने किया है काम, ठीक है, पर अब छोड़ दिया। तो आप जितनी आपको नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालने की जरूरत है, उतनी पॉजिटिव एनर्जी अंदर भी तो लेने की जरूरत है। अपने आप को पॉजिटिव भी तो रखना है, तो कपूर का सही उपयोग करो। सही है, ठीक है, तो ऐसे करते हैं। बिल्कुल सही। मतलब ये चीजें तो मैं लोगों को कहना चाहूंगा, कर सकते हैं, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीजें। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर चीज को अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो उसको बेकार नहीं देके, हर चीज को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज, कोई बात कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं से आई है, इसलिए वो बात कर रहा है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीजें अपने आप नहीं आती, उसके पीछे की एक जड़, कोई रेलेवेंस तो होती है, वो रेलेवेंस जरूर है। अगर कोई कह रहा है कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाएगी, आगे मत बढ़ो, तो हो सकता है किसी के साथ हुआ होगा, तभी वो बात इतनी पॉपुलर हुई कि पूरे देश में घूम रही है। बिल्कुल। तो आप पढ़ो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो। दैट्स द मेन मोटिव कि हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी हमने बात की ब्लैक मैजिक की, अगर ब्लैक मैजिक होता है तो फिर तो आत्माएं भी होती होगी। आप पास्ट लाइफ देखते हैं तो आप इस आत्मा की जर्नी देख रहे हैं कि उसने कहाँ कहाँ अपनी जर्नी क्रॉस करके वो इस जन्म में है, यही बात है। बिल्कुल। तो कई आत्माएं ऐसा क्यों होती है कि वो भूत बन जाती है, या उनको कोई शरीर नहीं मिल पाता, या वो ऐसी भटक रही होती है? हमने कई बार ऐसा सुना है कि आत्माएं भटक रही होती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने एक बात और भी बोली थी, अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इमोशंस जोड़ रखे हैं, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। सही है। तो उनके साथ यही काम हुआ है। अच्छा। तो जैसे किसी की डेथ हुई, ठीक है, अब उसके इमोशंस जुड़े हुए कि हाय मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। ज्यादातर वो जो सोल्स होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ ही जा रहे हैं, इसको पालने वाला भी कोई ना कोई अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही ये पल जाएगा। भगवान ने इसके लिए कुछ सोच ही रखा होगा, ठीक है। तो जो चले जाते हैं वो अगली यात्रा पे चले जाते हैं, अगला जन्म लेते हैं और इस चीज को भूल जाते हैं, तो वहीं पर अटक जाते हैं। अब वो अटक गए तो उनके पास भी एक टाइम फ्रेम होता है। कईयों की ना रिलीजियस बेस्ड हम बात करते हैं, कईयों की 13वीं होती है, 17वां होता है, 21वां होता है, ठीक है। हम मान के चलते हैं 40 दिन होते हैं जो सूतक के दिन होते हैं। तो वो 40 दिन के अंदर अगर चले गए तो चले गए, नहीं तो समझो वो जो अदृश्य से जो सीढ़ी होती है वो गायब हो जाती है उनके लिए, जो उनको दूसरे जन्म में ले जा रही है, दूसरी होने ले जा रही है। उनको जो उस पैरेलल वर्ल्ड में लेके जाती है जो आपको अगला जन्म देगा, वो सीढ़ी गायब हो जाती है। तो फिर अब भटकने के अलावा और काम क्या है, अब कर क्या सकते हैं। अब क्या होता है कि अब उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, ठीक है। एक बात सोचो, सोल जो है ना वो बिना शरीर के ऐसे है। अब किसी को भी आप मान लीजिए कोई इंसान है, अगर सर्दियों के दिनों में उसको कश्मीर में छोड़ दिया जाए, उसको गर्म कपड़े ना दिए, उसकी क्या हालत होगी। और भरपूर गर्मी के दिनों में उसको रेगिस्तान में, जैसलमेर में रेत के बीच में छोड़ दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। सही है। तो बस सोल का यही होता है हर वक्त, वो तड़प रही होती है, वो तड़प रही होती है। अच्छा। उसे बर्दाश्त नहीं होता, अब उसको चाहिए शरीर। तो वो ऐसा शरीर ढूंढती है जिसका ऑरा टूटा हो। भाई दरवाजा खुला होगा तभी घुसेगी ना अंदर। अच्छा, जिसका ऑरा मजबूत है उसके अंदर नहीं घुसता, उसके अंदर जा ही नहीं सकती, ठीक है। अब दरवाजा किसी घर का खुला होगा तभी उसके अंदर एंटर करोगे ना, चाहे जबरदस्ती करो, पर दरवाजा खुला तभी एंटर करोगे ना, नहीं तो ज्यादा क्या खटकाओगे। तो एक शरीर में 2 आत्माएं रह सकती है, ज्यादा रह सकती है, ज्यादा रह सकती है। तो यहाँ तक भी मैंने कईयों का देखा है कि अपनी तो आत्मा है तभी तो आप जी रहे हो, आत्मा गई तो समझो कि प्राण गए।
ठीक है। उसके अलावा एक ह्यूमन और सोल भी है और एक एनिमल सोल भी है, ऐसा भी होता है। अच्छा, मतलब इंसान की आत्मा उसके शरीर में रह रही है, फिर जानवर की भी रह रही है। हाँ, तो मतलब जानवर की सोल भी तड़पती है, वो भी निकलने के लिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है। देखो उसके भी इमोशंस हैं, उसके भी बच्चे होते हैं। अब बकरी फॉर एग्जांपल हिरन को मार दिया शेर ने, तो उसके शरीर में मरा है ना, सोल थोड़ा मर गई है। सोल तो उसके बच्चे में अटकी हुई है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। तो ऐसा भी होता है। तो उसकी भी आत्माएं होती हैं। इंसान की और जानवर की आत्मा में कोई फर्क होता है या सेम होती है? सोल तो सोल है। सोल तो सोल है। सोल तो सोल है। तो फिर तो उसने जन्म तो एक ही बार लिया है। हाँ। सोल की तो कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ। वो तो सिर्फ रूप बदल रही है कपड़ों की तरह। तो वो तो अलग नाम ले लेती है, उसको जैसी फैमिली मिल जाती है, जैसा शरीर मिल जाता है, वैसे में चली जाती है। तो एक इंसान में आप कह रहे हो मल्टीपल सोल्स रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। तो फिर सोल और भूत में क्या फर्क है? भूत, देखो भूत तो कोई होता ही नहीं वैसे। अच्छा, ये हमारी हमने एक नाम दिया है, एक कैटेगरी दी है। अच्छा, ठीक है। अब जो सोल आपको परेशान कर रही है, अब परेशान क्यों कर रही है? आपने कई लोगों को सुना होगा 40 साल तक बंदा ना सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, ऑल ऑफ सडन उसको पता नहीं क्या हुआ, पीने लग गया। क्यों पी रहा है भाई? वो इसलिए पी रहा है क्योंकि अब शायद उसके अंदर कोई सोल आ गई। अच्छा, कि जो उसको कह रही है, जो उसको कह रही है थोड़ा सा कर देना मेरे लिए प्लीज, मेरे को पीने का मन हो रहा है। तो वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ। ठीक है। अब आज तक तो पी नहीं थी, तो बैठता था, कोल्ड ड्रिंक पकड़ लेता था हाथ में या कुछ ऐसी चीज कर लेता था। अब चोरी छिपे सोचता चल जाके ना ठेके से एक बियर ले आता हूँ, तो वो कहीं छुप के पी लेता है, गाड़ी में बैठ के पी लेता है। तो ऐसे जो शुरू करते हैं ना, तो नॉर्मली ज्यादातर इस वजह से शुरू करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो ये सिर्फ बुरी आदतों से रिलेटेड है या सोल अच्छी आदतें भी? अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो एक एग्जांपल दिया आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही सेक्सुअली इनएक्टिव होते हैं, ज्यादा नहीं, ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हो गया, कौन सा भूत पैदा हो गया उनके अंदर कि अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ठीक है। अपने पार्टनर के साथ भी और बाहर भी शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको हर जगह पे यही चाहिए। उनके अब दिमाग में ठरक चढ़ गई है। तो वो दिमाग की ठरक नहीं होती, वो उस की ठरक होती है जो उनके अंदर बैठी होती है। ऐसे भी केसेस आते हैं? ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं। और कहते हैं आजकल पता नहीं मेरे साथ होता क्या है, मुझे तो जहाँ कोई दिखी मुझे वही दिखता है बस। तो ये इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? कई जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ये भी तो सोच सकते हैं उनका दिमाग बदल गया या उनकी संगत बदल गई, इस वजह से वो वैसे हो गए हैं, या फिर उनको कोई बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया होता है या हेलुसिनेशन लोगों को होता है। तो ये बीमारी है या इसका पास्ट लाइफ से ही कोई लेना देना है, ये कैसे पता करते हो आप? देखो एक बात सोचो, जिसके अंदर अभी अपना ऑरा टूटने की वजह से कोई सोल गई, तो सोल उसकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड तो थी नहीं। तो पास्ट लाइफ तो मैं उसको बोलूंगा ही नहीं कभी भी। ठीक है। और मुझे उसको डबल चेक करना है, डबल वेरीफाई करना है कि चलो सिम्टम्स तो पता चल गए, चलो अब चेक करते हैं। तो उसके लिए उसके ऑरा को चेक करते हैं। ऑरा क्या होता है लोगों को एक बार बताइए, हम ऑरा की बहुत बातें कर रहे हैं। ऑरा टूटता क्यों है और ऑरा का रेलेवेंस क्या है? देखिए पहली चीज तो ये कि हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास हैं। ठीक है। वैसे तो 114 चक्र होते हैं। ठीक है। हमारे फेस पे 48 चक्रास हैं। अच्छा। ठीक है। पर मेजर जो चक्रास हैं वो 7 है। वो पंखे की तरह होते हैं। अब जैसे जहाज उड़ाने के लिए पंखे लगे होते हैं, इंजन के पंखे होते हैं, तो वो उसको उड़ा के ले जाता है, हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले जाता है। ठीक है। आजकल आपने ना कई बार आप रील्स देखते हो तो आपको एक ना फाइटर प्लेन दिखता है F-35 रैप्टर। वो क्या करता है, वो थोड़े बड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ा देता है। उसके लिए आपको रनवे भी नहीं चाहिए, इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ पंखे लगे हुए हैं चक्रास के नाम से। ठीक है। एक चक्रा यहाँ पे लगा हुआ जो सहस्रार पे होता है, एक मूलधारा पे होता है, नीचे की तरफ होता है। बाकी जो चक्रास होते हैं वो आगे और पीछे होते हैं। तो कहीं कुल मिला के 12 चक्रास हो गए, 7 चक्रास के 12 पंखे हो गए। वो ऐसे से घूमते रहते हैं। आप कभी हाईवे पे गए हो, आपने गाड़ी साइड में लगा के ढाबे ढूबे पे खाना खा रहे हो, एकदम जमीन हिलती है और देखते हैं हम कि बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं। ठीक है। 24 चक्का और कितने सही है, ये देखा ये। तो वहाँ टायर के चलने से इतनी वाइब्रेशन होती है। तो हमारी बॉडी में भी तो ये टायर टाइप के चक्रा पंखे लगे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो
जो हमारे चक्रास होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, विबग्योर, उनकी एनर्जी को बाहर की तरफ फ्लोट करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो फ्लोट जब करते हैं तो उसका ऑरा बनता है, सुरक्षा कवच बनता है। वो एनर्जी ही हमारे बॉडी का ऊपर सुरक्षा कवच ऐसा बनाती है जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर एंटर ना कर पाए। अच्छा। पर अगर कोई ब्रेकेज हो गई तो वो ब्रेकेज जो है वो ऐसे होती है जैसे हमारे घर का मेन डोर है, वो खुला हुआ है, तो कोई चोर भी आ सकता है, कोई साधु भी आ सकता है, गली में फिरता हुआ कुत्ता भी आ सकता है। तो आके आपके सोफे पे बैठ गया, अब निकाल लो बाहर। आप उसको बोलते हो निकल बाहर, वो आपको अपने गुर्रा के दिखाता है, तो निकाल के दिखा मुझे, तो वो हाल हो जाता है फिर। और टूटा क्यों? और अब टूटने के कई कारण हैं, वैसे मेजरली 3 कारण हैं। एक कारण तो है कि आपकी बॉडी पे कोई कट है। कट है। कट, ठीक है। कोई भी, कई बार शेव करते करते कट लग जाता है। हाँ। कई लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं। ठीक है। किसी को इंसुलिन की है तो डेली उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। कोई भी कट है तो उस वजह से आपको आपका ऑरा टूटता है, बॉडी पे कट के। दूसरा हो गया आपके इमोशंस ओवरचार्ज हैं। ओवरचार्ज जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल बंदे वैसे, या तो बहुत ज्यादा खुश हो गए किसी टाइम पे, या बहुत ज्यादा गमगीन हो गए। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, हाँ। ओवरचार्ज हो, बहुत खुश हो। हाँ। किसी की डेथ हो गई, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। आप किसी के जैसे होता है ना लास्ट राइट्स के लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा दुख है, तो वहां जाके ना लोग रो रहे होते हैं, तो एकदम से अपने इमोशंस चार्ज हो जाते हैं। चाहे उसके साथ इतना क्लोज रिलेशन था या नहीं था, हम भी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो एक टाइम होता है जब हमारे ऑरा टूटता है। वो इस वजह से होता है कि बहुत ज्यादा हम इमोशनल होते हैं और हम सोच नहीं पाते अच्छे से, कामनेस नहीं होती। बिल्कुल, तो हमारा ऑरा उस टाइम पे भी टूटता है। उसके अलावा किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, चाहे आप ले रहे हो या नहीं ले रहे, पैसिव स्मोकिंग भी होती है ना, तो वैसे ही आप इंटॉक्सिकेशन वाली जगह पे भी बैठे हो तब भी हो जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चल हालचाल पता कराते हैं, वो ना हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर सुइयां भी चलती हैं, वहां पर सर्जिकल बेड्स भी चलते हैं, वहां पर लोग जन्म भी लेते हैं, वहां पर लोगों की मृत्यु भी होती है, तो वहां पर हर काम होता है। तो वहां पर जाके तो आप अपना ऑरा तोड़ के ही आते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जब काम करके आते हैं तब भी हम अपना ऑरा तोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे कई लोग ये भी सोचते हैं, तो इसका मतलब तो डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो तो रोज ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर सारे खुश हैं? मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं जो डाइवोर्स करा के बैठे हैं, बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं जो कि खुद परेशान हैं। तो मेरे पास तो बहुत से डॉक्टर्स के केसेस भी आते हैं। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कितने डॉक्टर्स खुश है, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि डॉक्टर हर इंसान नहीं बन सकता, उसके लिए उसका दिल बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएगा, उसको कस्टमर की तरह लेगा। देखो डॉक्टर जो होता है ना, हर डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकता। सर्जन वो बन सकता है जिसका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ठीक है। एमबीबीएस तक तो पहुंच जाते हैं, एमडी में तो एडमिशन ही नहीं मिलता कईयों को, तो एमडी में नहीं मिलता, एमएस में नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो उसके लिए शायद अभी केपेबल नहीं है, या उनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आगे जा पाए। कईयों की इंट्यूशन उनको बताई थी मैं 15 साल लगा दूंगा तब भी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे यहाँ पहले किसी डॉक्टर से बात हुई, उनका भी काफी सारे इश्यूज थे, उनकी लाइफ में भी। फॉर इंस्टेंस मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, पैसा खूब है, पर सिर्फ पैसा होने से खुशी मिलेगी ऐसा तो नहीं होता। ये तो नहीं होता, ये सही बात है। गाड़ियां 8 है उनके पास, महल जैसा घर है, पर बच्चे होने के बावजूद भी बच्चों के साथ 2 पल के वो नहीं है कि आप मिलते हो। फैमिली लाइफ के लिए फैमिली लाइफ 0 है। एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहे हैं, हार्ट अटैक खुद को हो चुका है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर को क्या मिल रहा है? हाँ नहीं, ये तो मैं मानूंगा कि जो प्रॉब्लम्स बाकी लोगों के साथ है वो सबके साथ प्रॉब्लम्स का कोई लेना देना नहीं है किसी प्रोफेशन से। बिल्कुल। तो हर इंसान को प्रॉब्लम है। मतलब अब अगर हम ये भी बोले कि सलमान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके आप 2-3 हज़ार करोड़ है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान के प्रॉब्लम है, बिल गेट्स के प्रॉब्लम होगी, जो भी इंसान जन्मा है उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट ये मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे डील कर रहे हैं
और उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहे हैं या सॉल्यूशन की तरफ लेके? देखिए, हम जो सेलिब्रिटीज के नाम लेते हैं ना, ये लोग भी इन चीजों में विश्वास करते हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वो क्रिस्टल्स पहनते हैं, वो स्टोन्स पहनते हैं। सलमान खान का एक हमने देखा है कि वो एक ब्रेसलेट पहन के रखते हैं और वो काफी सालों से पहन रहे हैं। मे बी मुझे नहीं पता वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन वो पहनते हैं। वो पहनते हैं। फिर अमिताभ बच्चन जब बहुत डाउनफॉल चल रहा था तो कहते हैं कि उन्होंने नीलम पहना था। अच्छा। प्रॉब्ली देखो, मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं जानता, तो मैंने आज तक उनकी कुंडली नहीं देखी। ये तो अगर मेरे पास डिटेल हो तो मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ सच में इनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और हाँ, ज्यादातर जो आप देखते हैं ना कि अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं वहां पर रुके हुए हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन चीजों में विश्वास करते हैं। कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। आपने विराट कोहली को देखा होगा, एक बार उन्होंने बोला था क्या मैं पूजा पाठ टाइप का बंदा दिखता हूँ, और आज वही हर जगह पे दिखते हैं। हाँ सही है, ठीक है। उनका लास्ट 3-4 सालों में अगर आप देखें तो पूजा की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत रुझान आ गया। बहुत रुझान है। हाँ, ये बात सच है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कोई दिखाता है, कोई मुखौटा कर देता है, कोई नहीं दिखाता। पर जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ, रिलीजन में माने या ना माने, स्पिरिचुअलिटी को जरूर मानते हैं। मतलब ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इवन जिन लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ ऐसे बात हो रही है, बिल गेट्स मानते हैं इसमें। इसके अलावा जो स्टीव जॉब्स थे, एप्पल के फाउंडर, वो खुद इंडिया में आए थे, नीम करोली बाबा के आगे। इवन फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग वो आके गए थे यहाँ पे। बिल्कुल। तो कुछ है, तभी तो लोग मान रहे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे, ये तो हमने 2 पॉपुलर नाम लिए हैं, वो तो बात मैं मानूं। अब आप पास्ट लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। आपने ये भी बोला कि क्या ये सच में होता है या नहीं होता। देखो, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं ना, तो हमें पास्ट लाइफ को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने 800 जन्म देखे। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने बोला, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे तो उन्होंने उनकी बहुत किताबें पढ़ी थी, तो मेरे पास क्लाइंट आगे बोले कि भगवान बुद्ध ने बोला कि आपको पास्ट लाइफ जरूर कराना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि आपकी जात क्या है। अच्छा। जात का मतलब ये है कि आप क्या हो, आपने पहले कैसे कैसे जन्म ले रखे हैं, ताकि आपके मन में से पहले तो मृत्यु का भय खत्म हो। अगर जीवन है तो मृत्यु है, ये एक प्रोसेस है। और यही सच है। ये सच है। मतलब दुनिया में और कुछ सच हो ना हो आप, लेकिन मृत्यु होगी, ये सच है। ये सच है। ठीक है। और मृत्यु से हम जो डरते हैं, उसी की वजह से हम अमरता की तरफ भागते हैं। पहले कितने लोगों ने अमरता प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने गलत काम किए। यानी कि अगर आपके मन में थॉट खत्म हो जाए कि मुझे मरना नहीं है, तो शायद गलत काम करना होते पहले। सही बात है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आपको पता चल जाए कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की हुई थी, आत्मा तो वैसी की वैसी थी, तो इसका मतलब आपके अंदर से वो डर भी खत्म हो जाएगा, और अगले रीबर्थ का और अगली मृत्यु का या इस बर्थ की मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, और पिछले सारे दोष भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने ये जानने के लिए कहा था कि अपनी जात को पहचानो। वो सवाल के लेके आए कि मैं कौन था। तो मैंने कहा जी, अगर आप पिछले जन्म में रामानुज शास्त्री निकल आए तो आप बोलोगे मैं देखो मैं पंडित हूँ, और अगर कहीं गलती से आप आबद अली निकला है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। कहते नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं ज्यादा पढ़ के आया हूँ, तो तुम मेरा सेशन करो। बहुत डोमिनेटिंग थे, तो बुजुर्ग वैसे भी डोमिनेटिंग होते हैं। उनका सेशन किया तो फिर वो भगवान बुद्ध ने जो कहा था अपनी जात पे जानो, उनका जन्म दिखा नेवले के रूप में। वो कहते ले अपनी जात। तो जैसा सवाल आएगा वैसा भगवान फिर कुछ कर देगा। तो हम अगर भगवान बुद्ध के साथ जोड़ते हैं तो उन्होंने भी बोला कि आपको ये देखना चाहिए। फिर हम अगर इसको रिलीजन के साथ भी जोड़ के देखें, ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान राम जो आए थे वो विष्णु अवतार थे, भगवान कृष्ण आए वो विष्णु अवतार थे। जब एक सोल ने अलग अलग रूप में जन्म लिया, तो हम लोगों ने अलग अलग रूप में जन्म क्यों नहीं लिया हुआ? हाँ, ये लॉजिक कह रहे, तो हाँ, इस लॉजिक से तो सोचना पड़ेगा इस बार में, ये भी हो सकता है। तो अब हम ये कह देंगे कि सनातन जो मानते हैं वो इस चीज पे बिलीव कर लेंगे, स्पिरिचुअलिटी जो मानते हैं वो भगवान बुद्ध वाली बात पे बिलीव कर लेंगे, क्योंकि वो मेडिटेशन से तो जोड़ ही रहे हैं ना। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? फर्क है, देखो, स्कूल ऑफ थॉट्स का फर्क है।
एनर्जी को तो सारे मानते हैं, कि कोई ना कोई एनर्जी चला रही है। कोई एनर्जी तो है। अब कोई इसको भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जो अलग अलग नाम तो जो एनर्जी मानता है वो स्पिरिचुअलिटी कहता है, जो रिलीजन कहता है उसमें कट्टरवाद सारा आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जब कट्टरवाद आ जाता है कि नहीं मेरा यही है जो है, वो नहीं है, तो फिर उसको रिलीजन बनाना पड़ जाता है। मतलब जहाँ स्कोप ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत कम है वो रिलीजन है। कि भाई अगर मान लो मैं सनातन का हूं तो मैं कहूंगा नहीं मेरे यही है, बाकी नहीं होंगे, या बाकी वाले बोलेंगे कि मेरे यही है या वो नहीं है। वो केस आप कह सकते हैं। देखो अब एक चीज को और नोटिस करो, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर दूं इसको। बताइए। इस्लाम में पास्ट लाइफ को नहीं माना जाता। हाँ, मैंने सुना ये बात। और शायद जैनिज्म में नहीं माना जाता। ठीक है। जैनिज्म के बारे में मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, पर जैनिज्म में माना जाता है, जहाँ तक मुझे यकीन है। मैं खुद जैन हूँ, तो जैनिज्म में इस चीज की एक्सेप्टेंस है। चलिए हम फिर जैनिज्म को नहीं लेते अगर आप कहते हैं एक्सेप्टेंस है, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैंने पहले बोल दिया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इस्लाम में इस चीज को मानना हराम बताया गया है। अब मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं दुबई से घूमते हुए, जिसमें कि पाकिस्तानी लोग हैं जो अपना पास लाइफ करवाते हैं। ठीक है, और जब उनका सेशन हो जाता है दे बिलीव इट। बट अब मैं बात करता हूँ कि रिलीजन में क्यों नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है, कुछ रिलीजन है जो बहुत ओपन माइंडेड है। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म नहीं है, ये सनातन है। तो ऐसे कुछ रिलीजन है जो बहुत ओपन माइंडेड है। ये तो कहते हैं आप पास्ट लाइफ देखो, ठीक है, आप जानो कि सोल की जर्नी वो किसी एक रिलीजन के साथ जुड़ी भी नहीं है। पर इस्लाम में ना एक चीज है कि जो है वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह से बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अल्लाह भी कौन है, वो भगवान, जो उनके भगवान है वो उनके फरिश्ते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो है वो यही मतलब है। वो एक सोल पे बिलीव करते हैं कि वही सोल है और बाकी सब चीजें उनसे ही आई है। हाँ, तो वो कहते हैं कि आप ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी और रिलीजन से आए होगे, या आपने कभी और किसी रिलीजन में जन्म लिया भी होगा। हाँ। तो जब वो एक बैरियर आ जाता है ना, तो इस वजह से कुछ चीजों को मना कर दिया जाता है। क्योंकि पता है कि अगर ये सेशन हो गया तो फिर तो आपके बाल ही हट जाएगा ना कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, ये मैंने कैसे देख लिया। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बट जो मेरी थिंकिंग कहती है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि जोई तो नहीं, मैं जो चीज बोल रहा हूँ सब कुछ सही होगी। तो अगर किसी को किसी फीलिंग्स हर्ट होती है तो उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इस वजह से उसमें बैन है, या इस वजह से इसको मना किया जाता है। रिलीजन का मुझे जो लगता है कि ये एक तो पर्सनल मैटर है, वो इंसान किसी को भी माने, ये उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। और दूसरी चीज की ये चीज तो सारे लोग मानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स को जिसने क्रिएट किया है वो एक एनर्जी है, और हम उसको नहीं जानते एक्चुअल में। हमने ये नाम दिए हैं कि वो सनातन धर्म का है, या वो इस्लाम का है, या वो कोई और जैनिज्म, कोई एडम एंड ईव कहता है, कोई एडम एंड ईव कहता है, कोई आदम और उसको वो भी कहते हैं। तो वो सब इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं जो हम जिसको रिलीजन बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है वो शायद हम कभी समझ भी नहीं पाए, या हमारे कहते हैं ना कि हमारी नॉलेज के बहुत ऊपर चीज है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो रिलीजन है ना, ये भी अंग्रेजों ने पैदा किया। सेंसस होता था, सेंसस होता था हमारे पार्टीशन से पहले भी। तो उस समय में क्या हुआ था कि आप जब लोगों से पूछते थे ना कि आपका रिलीजन क्या है, उन लोगों को अपना रिलीजन ही नहीं पता होता था। जैसे गुजरात साइड में जो लोग रहते थे ना, वो अपने आप को सिर्फ गुजराती समझते थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो बहुत से लोगों ने तब जो सेंसस हुआ था उसमें लिखवाया था हिंदू मुस्लिम्स। ठीक है, उनको पता ही नहीं था। और बहुत से ऐसे फकीर थे जो ईश्वर का नाम लेते थे, ईश्वर वर्ड बहुत यूज करते थे, जबकि उनमें तो ईश्वर वर्ड ही नहीं आता। ठीक है, पंजाब में चले जाओ तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, सभी थे वहां पर, हर जगह से सभी थे। उन लोगों को भी अपने रिलीजन के बारे में नहीं पता था। ये सेंसस के बाद
इन्होंने जब किया ना कि हाँ मुस्लिम तबका बहुत दबा हुआ है तो मुस्लिम लीग बनानी चाहिए, और उसके लिए भी क्या किया उन्होंने, कुछ लोगों से वोटिंग कराई और उनके सामने चॉइस भी सिर्फ मुस्लिम्स की ही रखी। क्या आप इन 5 मुस्लिम्स में से किसको अपना लीडर मानोगे? उन्होंने ये चॉइस ही नहीं रखी कि आप किसको अपना लीडर मानोगे, मुस्लिम लीडर ही क्यों रखे। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसलिए उन्होंने ये रिलीजन बेस्ड बातें करनी शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली जाके हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान और ब्रेकअप्स देखने को मिले, पर अदरवाइज ये रिलीजन बेस्ड बातें पहले हमारे कल्चर में थी। ये तो बाद में बनी है और ये अंग्रेजों की देन है और कुछ। और मुझे लगता है ये पॉलिटिसाइज करने के लिए, रूल करने के लिए ये चीजें बनाई गई है। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ ये बात हम बोल सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आप राजस्थान से हो, आप जैनी हो और मैं सरदार हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझसे वैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे वैसी बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, ये पर्सनल चॉइस है। मुझे तो लगता है कि रिलीजन पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये इंसान की पर्सनल चॉइस है, वो किसको मानता है। किसको मानता है? बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, बात होनी चाहिए प्रोग्रेशन पे, वो चीजों पे बात नहीं होती है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों का बिलीफ आज की डेट में रिलीजन पर ही है। इस वजह से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है वो रिलीजन पे बात करके उनको वोट चाहिए कि यहाँ से निकलेगा। बिल्कुल, ये सिंपल सी है। चलिए, ये तो हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग चले गए। जी। बातें निकल रही है तो बहुत सारी बातें होंगी। पास्ट लाइफ पे आते हैं। पास्ट लाइफ पे आप कैसे पास्ट लाइफ देखते हैं, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। क्या कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे आप लोगों की पास्ट लाइफ देख पाते हैं, वो एक बार बताइए लोगों को। देखिए सर, अगर मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ, जी ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ट्रांस में लेके जाऊंगा। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस एक ऐसा स्टेट होता है जो नींद के बहुत नजदीक होता है। मैं कहता हूँ अगर 0 का मतलब है बीटा स्टेट यानी कि जागृत अवस्था, ठीक है, तो 100 का मतलब है डीप स्लीप। ठीक है। पर 95 से लेकर 99.9 तक वो स्टेट है जिसमें कि मैं आपको स्लीप के बहुत नजदीक हो, पर मैं आपको सोने नहीं दे रहा। अच्छा, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पोक करता जा रहा हूँ, क्या देख रहे हो, हाँ, बताओ बताओ बताओ, मतलब आपको सोने नहीं दे रहा। तो आप स्लीप के बहुत नजदीक हो पर सो नहीं रहे। ये हिप्नोसिस की स्टेज होती है? हाँ, ये हिप्नोसिस से होता है। तो मैं उसमें हिप्नोसिस के थ्रू आपको ट्रांस में लेके गया। ट्रांस में ले जाने के बाद मैंने आपको बोला 95 से 99.9 तक मैं आपको पोक करता जा रहा हूँ। तो मैं आपको पोक कैसे कर रहा हूँ? मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कुछ विजुलाइज करा रहा हूँ। तो अब ना सेशन में ले जाने के 2 तरीके होते हैं, या तो विजुलाइज करो या इमेजिन करो। अब मैं इमेजिनेशन में आपको बोलता हूँ कि चढ़ जाओ हंस पे, हंस पे आपको उड़ना है। तो हंस कितना और आप कितने, पहली बात तो ये इमेजिन करना मुश्किल है। यानी कि अब आप विजुलाइज ये एक्चुअली अब आप इमेजिन ये करोगे कि हंस बहुत बड़ा हो गया और आप छोटे हो गए। फिर उसके बाद वो आपको कितनी ऊंचाई पे लेके गया, पता नहीं इतनी ऊंचाई आप बर्दाश्त कर पाओ या ना कर पाओ, आपको डर लगता हो। तो इमेजिन करने में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो इसलिए इमेजिन करते हुए हम उस सेशन में जा ही नहीं सकते। और अगर हम चले भी गए, हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, हम चले भी गए, तो जो हम पास्ट लाइफ में जाके देखेंगे वो भी सारी इमेजिनेशन ही होगी। अच्छा, सो दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक। तो इमेजिनेशन नहीं करवानी है, बिल्कुल नहीं करानी, विजुअलाइज करवाना है। विजुलाइज कराना। क्या डिफरेंस है दोनों में? विजुअलाइजेशन अब क्या होती है, आप अपनी इस लाइफ में कभी पार्क में गए हो, कभी ट्रेन में गए हो, बस में गए हो, प्लेन में गए हो, तो जो काम भी आपने कभी किया है वो ही करवाना है, वो ही आपको दिखाना है। अच्छा, मतलब कुछ अलग नहीं करवाना है। कुछ अलग नहीं कराना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आप एयरपोर्ट में गए हो, आपने जाके बोर्डिंग पास लिया, आप आगे गए, आपने जाके अपनी सिक्योरिटी को क्रॉस किया, तो ये बंदा वही देख सकता है जो कभी प्लेन पे ट्रैवल किया है। हाँ, और जो नहीं किया है वो नहीं देख पाएगा, वो तो देख ही नहीं पाएगा। उसी के बाद बोर्डिंग पास क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा कि बोर्डिंग पास क्या होता है, सिक्योरिटी कैसे चेक होती है। सही है। वहां जाके आपके जूते और वो आपके लेदर, आपके जैकेट्स, आपके सब निकलवा दिया जाता है। सही है। उसे पता ही नहीं होगा बेचारे को। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, जाओ जी आप अपने गेट पे जाओ। तो कैसा गेट है भाई, मुझे वहां से फिर उसको शटल मिलेगी। शटल क्या होती है? शटल, हाँ, जो गया ही नहीं है जो गया ही नहीं उसको क्या पता। तो मतलब डिफरेंस ये हो गया, विजुअलाइज आप उसी चीज का कर सकते हो जो आपने किया है, बिल्कुल। और इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, अमीर से अमीर इंसान हो वो भी पार्क में गया होगा कभी ना कभी, गरीब से गरीब इंसान हो वो भी गया, वो भी गया। ठीक है। तो क्या करता है,
घर से रोटी लेके आता है, बांधी हुई टिफिन में लेके आया होता है, सही तो है। कहता है कहाँ बैठ के खाऊं। पार्क में बैठ के तो कहीं पार्क अगर नजदीक होता है तो जाके चल 2 घड़ी में अपने जूते वगैरह खोल के लेट के वहां पर आराम से बैठ के खा लूंगा, फिर लेट जाऊंगा 2 घड़ी, उसके बाद वापस काम पे आ जाऊंगा। सही है। तो पार्क में गया होगा। अब अगर वो पार्क में गया है तो उसका मतलब घास में बैठेगा, घास को महसूस करेगा, वो नरम है, सख्त है, कैसी है। सामने वो उसको फूल पत्ते भी दिख जाएंगे, उसको कहीं पेड़ दिख जाएगा, बेंच पे बैठ सकता है। तो ये सब चीजें जो उसने कभी न कभी देखी होंगी, मैं उसको वही विजुअलाइज कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा तड़का मैं इमेजिनेशन का भी लगाऊंगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसको इमेजिन भी थोड़ा बहुत करता है कि मैंने उसका जिसमें विश्वास है, जिस भी भगवान में विश्वास है, उनके दर्शन कराने हैं, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ मैं पास्ट लाइफ में जाने वाला हूँ। तो वो जरूरी नहीं किसी आकृति के रूप में हो, वो किसी लाइट के रूप में हो सकता है, वो किसी आवाज के रूप में हो सकता है, किसी श्लोक के रूप में हो सकता है, किसी मंत्र के रूप में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। उसके बाद उसको एक टनल में से एक विजुअलाइज करते हुए मैं उसको अक्रॉस द टाइम ट्रैवल करा दूंगा। अब मैं जब उसको इतना कुछ विजुअलाइज कराते हुए लेके आया था, तो फिर जब मैं उसको टनल से पार करा दूंगा, तो जब पार कराऊंगा तो उसी लाइफ में जाएगा जो उसने कभी जी थी। क्योंकि यहाँ पर जब विजुअलाइजेशन हो रही थी तो वहां पर विजुअलाइजेशन ही होगी। अच्छा, तो ये कैसे आप डिसाइड करते हो कि एक इंसान ने काफी सारे जन्म लिए होंगे, आपको किस जन्म में ले जाना है, वो कैसे आप जो उसकी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उसकी स्क्रिप्ट ऐसी बनाते हैं कि आज आपके जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कोई विकलांग है, ठीक है, तो ऐसा आपने क्या किया था, हम उस जन्म में जाने का प्रयास करेंगे जिससे हम जान सकें कि आज की आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, जो आपकी टांग नहीं चलती है, जो आपकी प्रॉब्लम जो है, वो उसका रिलेशन हमें पता चल सके कि ऐसा क्या किस जन्म में आपने किया था, ताकि हम उस जन्म में जाएं और जान सकें कि आपने वो क्या गलतियां की थी या आपके साथ क्या गलत हुआ था। अच्छा, तो वैसी स्क्रिप्ट बनाई जाती है उसके लिए। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं? हाँ, फिर हम वहां जाने के बाद पहले तो उनसे यही पूछते हैं कि अब आप क्या देख रहे हो, अपने आप को पुरुष के रूप में देख रहे हो या स्त्री के रूप में देख रहे हो, क्योंकि सोल का तो कोई जेंडर नहीं है, कोई आकृति नहीं है, तो कोई जेंडर भी नहीं है। तो वो किस रूप में अपने आप को देख रहा है, पहले तो वही देखना पड़ता है। फिर उसकी सराउंडिंग्स कहती है, कैसी जगह है, कौन सी जगह है, क्या पता उस गाँव का, उस शहर का नाम पता चल जाए, वो टाइम पीरियड पता चल जाए, कईयों ने अपना टाइम पीरियड बताया। फिर उसके अलावा उसका परिवार कैसा था, कौन थे, कैसे घर में रहता था, क्या करता था, आजीविका कैसे बिताता था, ये सब पता चल जाए। फिर उसके बाद उन इवेंट्स पे लेके आते हैं, तुम क्या करते थे, तुमने क्या गलत किया, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब इवेंट्स दिखाने के बाद एंड में, सबसे एंड में हम उनको लेके आते हैं उनकी डेथ पे। फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताई थी, लेट ऑल मिजरीज फेड अवे, वो क्योंकि एक तरह का वो रेमेडी होती है, वो भी बोलनी जरूरी होती है। फिर उनको वापस लेके आते हैं। तो जब वापस लेके आते हैं तो कई बार लोगों को सीधा वापस नहीं लेके आते, उनको हम आज से भी फ्यूचर में ले जाते हैं। अच्छा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया कि मेरी तो शादी नहीं हुई आज तक, मैं तो 35 का हो गया, आगे आने वाले 2-3 साल में भी शादी लिखी है नहीं लिखी, ये भी पता कर देना। तो हम क्या करते हैं, उनको वापस लाने के बाद इस जीवन में वापस लाए, पर अभी करंट टाइम पे नहीं लाए। आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, मेरे 3 से 0 की गिनती में अब से हम 4 साल बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या मेरी शादी हो चुकी है, क्या मेरे घर में कोई और है जिसे मैं अपना कह सकूं। तो ऐसा हम दिखाते हैं। अगर किसी को दिख जाता है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, तो उसको दिखाया और उसके बाद वापस ले आए। अब अगर आप किसी का फ्यूचर देख रहे हैं, ये फ्यूचर देखना होगा किसी का, हाँ, तो इसका मतलब कि सारी चीजें फिक्स है? हाँ, एक पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से फिक्स है। मतलब अगर सारे इवेंट्स फिक्स है तभी तो आप फ्यूचर देख सकते हो, और सारे इवेंट्स अगर हमारे करंट इवेंट से रिलेटेड है तो हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक बदल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आज जो काम कर रहा हूँ, मान लीजिए नया साल आया, 2025 का ही हमारा पहला पॉडकास्ट है, 2025 जब आया या कोई भी नया इवेंट हो रहा है, हम सब एक सोच रखते हैं कि हमें नए साल में ये करना है, और जो उस हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से काम कर लेता है उसके काम बन जाते हैं। और इसको एक कर्म का कॉन्सेप्ट भी हम बोलते हैं कि कर्म से आपके फ्यूचर डिसाइड होता है या बनता है। तो फिर अगर सारी चीजें डिसाइडेड है तो कर्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? देखो, कर्म का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा कैसे, देखो एक बात को समझो, आप जिस चेयर पे बैठे हो उसके 4
पाए हैं। सबसे पहला पाया तो है आपके पास लाइफ के कर्मास। आपने पुराने जन्मों में क्या किया था, आप कौन से प्रारब्ध लेके आए हो, उसके बेसिस पे आपको एक परिवार मिलता है। एक समय पे, एक जगह पे, एक परिवार में आपको जन्म मिलता है। यानी कि उस कर्मों के बेसिस पे, फर्स्ट पाया के बेसिस पे आपको सेकंड पाया मिला, आपको जन्म मिला और आपकी हॉरोस्कोप बन गई। अब उस हॉरोस्कोप में क्या क्या लिखा हुआ है, आपको ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। बहुत सी चीजें मिलती और बहुत सी चीजें नहीं मिलती। आप इतने अमीर होगे, इतने गरीब रहोगे, ठीक है। तो ये क्या क्या आपको मिलेगा, शादी होगी तो शादी टिकेगी या फिर डाइवोर्स होगा, ये भी लिखा होता है। शादी एक होगी या दो होंगी या चार होंगी, ये भी लिखा होता है। तो वो सब कुछ जो है आपके कर्मों के बेसिस पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और तीसरा पाया आ गया किस चीज का, कि आपकी कुंडली में कितने दोष हैं। ठीक है। किसी का पितृ दोष होता है, किसी का कोई दोष होता है, किसी का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा, कुछ ना कुछ बुरा भी होगा। तो जो भी आप दोष लेके पैदा हुए वो भी कर्मों के बेसिस पे आए हो। चौथा पाया है आपके करंट लाइफ के कर्मास, ठीक है। ठीक है। तो वो करंट लाइफ के कर्मा जो है वो उस इफेक्ट को कितना कम कर सकते हैं या कितना बढ़ा सकते हैं। लिखा हुआ है राजयोग। राजयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो डिले होके मिलेगा या टाइम पे मिलेगा, ये आपके करंट लाइफ के कर्मास पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि अगर आप कोई आपके पास आ रहा है कि मेरी 3 साल बाद शादी होगी नहीं होगी, तो उसके करंट कर्मा पर भी तो डिपेंड करता है कि उसकी शादी होगी क्या, वो ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कितना समझदार है नहीं है, वो अपने तरफ से क्या एफर्ट डाल रहा है नहीं डाल रहा है, उसके बेसिस पर भी तो होता है कि चीजें लिखी है या नहीं लिखी है। कई लोग क्या होता है, किसी की शादी होनी थी, कोई मांगलिक था, वैसे उसको बोल दिया 28 के बाद शादी करनी है, तो 28 तक तो वो ऐसे ही शांत था। अब 28 के बाद सोचता है चल मैं ना बहुत क्लोज हो गया हूँ, मकान बना लेता हूँ, 1-2 साल लगेंगे, पहले मकान बना लूं फिर करूंगा। तो 30 क्रॉस कर गया। अब 30 के बाद ना लड़की इतनी अच्छी नहीं मिल रही। सही बात, ठीक है। या तो मुझे वर्किंग लेडी चाहिए, और वो ऐसी चाहिए जो कि मेरे घर में भी सेटल हो सके, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हो सके। तो कहीं ना वो देखते देखते मुझे लगता है 31-32 क्या एज हुई है, कुछ नहीं होता। इतने लोग 32-33 की उम्र में करा लेते हैं, मैं भी 1 साल और वेट कर लेता हूँ, अच्छी मिल जाएगी। वो करते करते जब 35 आती है ना, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ये हो नहीं रही, ठीक है। जो काम 30-31 में हो सकता था वो 34-35 तक पहुंच गया। अब मुझे देखना कि होगा या नहीं होगा। वैसे कुंडली में लिखा हुआ होगा, पर वो डिले हो गया। तो जो मिलना था वो सिर्फ डिले हुआ है, वो मिलेगा। अगर लिखा हुआ नहीं होना तो नहीं होना, जो उतने तो फिर तो हम सारी बात किस्मत पे आ जाती है ना, कि अगर किस्मत भी किसकी वजह से हुई, पहली चीज कर्मों की वजह से। लेकिन कहने वाले लोग तो ये भी कहेंगे कि वो भी लिखा हुआ होगा कि पहले तेरे को मकान बनाना है, फिर तुझे तेरी शादी होगी। नहीं। मैं हमेशा ये क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर्स से या जो हमारे पास आते हैं उनसे पूछता हूँ कि कर्म और किस्मत में क्या डिफरेंस है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कर्म पे बिलीव करता हूँ। मुझे जो लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थिंकिंग है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे करंट कर्मों का हिसाब है। पिछला क्या था मैंने देखा नहीं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अभी क्या कर सकता हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, और मेरा भविष्य कैसा बनेगा वो मेरा आज के कर्म पे डिपेंड करता है। बट किस्मत का खेल तब मुझे समझ आता है कि कुछ कुछ चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो शायद कभी नहीं रहेंगी, तो वो शायद किस्मत की बात है। लेकिन अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपने अभी ये बात की कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब तो सारी चीजें आपकी लिखी हुई है कि कर्म का कॉन्सेप्ट। देखो, बात को समझने की कोशिश करना। कोई भी चीज अगर होती है तो एक तो उसमें क्वेश्चन आता है क्या मिलेगा, और एक होता है क्यों मिलेगा। क्या मिलेगा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, पर वो क्यों मिलेगा वो आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, आपके कर्मों से आता है। तो इसलिए दोनों का रोल बराबर है, ठीक है। पर क्यों मिलेगा के साथ साथ कब मिलेगा को आप अपने कर्मों से आगे या पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब घर मिलना था, आपकी फ्री विल है कि मुझे पहले घर ले लेना चाहिए, ये फ्री विल है। हाँ, सही है, फ्री विल है, ठीक है। तो आपने कर्मों का जो फोकस था वो शादी से हटाकर अपने घर पे रख दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैंने अभी मकान नहीं लिया, हो सकता है जो प्रॉपर्टी मुझे आज 1 करोड़ में मिल रही है
तो अगर मैं 2-3 साल रुक गया तो मुझे अपनी शादी पे खर्चा करना पड़ेगा, यानी जो मेरे पास कैपिटल है वो मेरा और कम हो जाएगा। फिर मैं और कुछ नहीं तो 7-8 साल पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि अगर शादी हो गई तो कल को बच्चे भी होंगे, ठीक है, मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊंगा कि जो मेरा मकान बनने वाला था ना वो चूक गया मैं उससे। तो यार नहीं, मैं पहले ये कर लूं, शादी तो मैं हल्की भी कर लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मकान बन गया तो अब मेरे को क्या हुआ, अब मेरा मकान अच्छा बन गया, चलो यार शादी भी थोड़ी ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, चाहे थोड़ा सा लोन लेना पड़ जाए। फिर सोचा चलो जब लोन लेना ही है तो 1 साल जी जान से और काम कर लूं, थोड़ा और पैसा इकट्ठा कर लूं, खर्चे कम कर लूं। पैसे तो इकट्ठे हो गए, लड़की नहीं आई। अब लड़की हाथ में नहीं आ रही मेरे, उस हिसाब से लड़की तब मिल रही थी, तब अब उस हिसाब से मिल नहीं रही। अब मेरी थॉट प्रोसेस मेरे को वहीं लेके जा रही है कि यार तब तो इतनी अच्छी लड़की मिल रही थी, काश मैंने तब कर ली होती। अब मकान तो नहीं छोड़ सकते ना आप कि मकान ले लो लड़की दे दो, वो तो हो नहीं पाएगा। सही है। तो यानी कि जर्नी आपकी थोड़ी सी डिले हो गई, क्योंकि ये आपकी फ्री विल थी कि आप फोकस किस पे पहले कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ अगर आपने पाया तो कुछ ना कुछ खोया भी है, तो फिर दोबारा उसको पाने के लिए थोड़ा सा टाइम और थोड़ा डिवोशन और देना पड़ेगा। तो इसमें आपके कर्म जो हैं वो अब उस पे फोकस कर रहे हैं। चलिए मैं इस डिबेट को यहीं खत्म करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि वो किस पे मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें जो कभी खत्म नहीं हो सकती। देखो सिंपल सी बात बोलूंगा कि अंडा और मुर्गी दोनों आए, और कौन पहले आया वो लोग ये आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। हाँ सही है, ये वही गेम है, ये वही गेम कौन सा गेम कौन पहले आया नहीं आया वो अब लोगों को उनके पर्सपेक्टिव पे छोड़ते हैं। जी। तो हमने काफी सारी बातें की, पुनर्जन्म पे भी बातें की, रीबर्थ पे बातें की, ब्लैक मैजिक पे बातें की। लास्ट का कुछ चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है फाइनेंशियली, उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो ज्यादातर लोगों के शायद लाइफ में चल भी रही होंगी इंडिया में, तो उसका क्या रिलेशन रहता है पास्ट लाइफ से या फिर उसकी करंट प्रॉब्लम से ही उसकी वो चीजें हो रही है? आप क्या बोलना चाहोगे? अब आपने इसमें सवाल पूछा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलता है। देखिए मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले सबसे पहले मैं उसकी कुंडली देखूं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक होता है क्या मिलेगा और एक होता है क्यों मिलेगा। तो वैसे ही क्या नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, ये कॉन्सेप्ट चलता है। अगर मैंने किसी की कुंडली खोली तो मैं समझ जाता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है, यानी कि जो मिसिंग है वही तो नहीं मिला उसको, उसी की चाह होगी। तो अगर उसका फाइनेंस में कोई दिख गया कहीं से कि हाँ जी इसका ब्लॉक है, तो इसका मतलब उसका रिलेवेंस उसके पास्ट लाइफ से हो सकता है और होना ही चाहिए, क्योंकि जब क्या बैठा है तो क्यों तो होगा ही उसका। तो अब सॉल्यूशन ये आता है कि पास्ट लाइफ से उसको ये पता चलेगा कि क्यों नहीं मिला और क्या पास्ट लाइफ करने के बाद उसको मिल जाएगा। अगर तो इवेंट बेस्ड होगा तब तो उसके बाद मिल जाना चाहिए था, पर पैसा नहीं मिलता ऐसे। फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई डर बैठा हुआ है तो वो चीजें तो खत्म हो जाती हैं। पर फाइनेंस के लिए तो आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है। अब वो रेमेडीज कैसी भी हो सकती हैं, कोई ब्लॉकेज की वजह से हीलिंग भी करानी पड़ सकती है। तो हाँ, हम सेशन के बाद ये पता कर सकते हैं कि क्यों नहीं मिला, अगर सच में वो चीज कुंडली में भी है और आपकी पास्ट लाइफ से भी मैच कर रही है। पर उसकी रेमेडी कहाँ से आएगी? अब देखो डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है, उसके पास उसको फीवर हुआ है, तो फीवर बीमारी नहीं है, फीवर जस्ट एक सिम्टम है कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। वहां जाके पता चलता है उसको मलेरिया है, डेंगू है या फिर टाइफाइड, और कई बार सिर्फ वायरल भी निकल आता है। तो डॉक्टर पहले उसका टेस्ट वगैरह करवाता है। तो ये पहला जो है ना वो टेस्ट है कि ये फीवर किस वजह से हो रहा है। अब वो टेस्ट करवाने के बाद जब पता चल गया तब भी तो उसकी दवाई देगा ना। सही बात है। तो अब हम उसको रेमेडी देते हैं या फिर उसको दवाई देते हैं या फिर हीलिंग देते हैं। तो जो भी उसको देते हैं फिर उसके बाद उसको फायदे होते हैं, हीलिंग से फायदे होते हैं। तो कुछ आप बताना चाहेंगे जनरल रेमेडीज जो लोगों को करनी चाहिए, सिंस यू आर एस्ट्रोलॉजर एज वेल, तो कुछ रेमेडीज जिन लोगों की, मैं बारी बारी से पूछता हूँ, जिनके हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है घर में, वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए मैं आपको ना 100 बातों की एक बात बोलूंगा जी। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फाइनेंस को लेके है,
चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे वो बच्चों को लेकर है, आप अगर रिलीजियस हो थोड़े से भी तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो। ये तो आपने सनातन धर्म की बात कर दी, जो लोग इस धर्म से नहीं है वो, जो नहीं है कोई बात नहीं, सिख भी होते हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं। जो इस्लाम से देख रहे हैं वो फिर दूसरे रेमेडीज भी नहीं करेंगे, वो फिर सिर्फ हीलिंग करवा लें, क्योंकि उसमें कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं है। ठीक है, उसमें क्रिस्टल्स का यूज होता है, उसमें आयुर्वेदिक चीजों का यूज होता है, उसमें रिलीजियस बेस्ड कोई भी चीज यूज नहीं होती। तो वो ऐसा रिलीजियस का कोई बैरियर ही नहीं आता उसमें। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि एक बार हमारे एक एस्ट्रोलॉजर आए, उन्होंने ऐसे सॉल्यूशंस दिए, तो कमेंट्स में ये आने लग गया कि ये तो रेडिकलाइज हो रही है चीजें, बाकी धर्मों पे बात नहीं हो रही, इसलिए मैंने तो देखो, मैंने आपको बड़े सिंपल सी बात बता दी। जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं वो तो सिंपल सा काम करें कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करें। ठीक है। एक मैंने ना बहुत सारे लोगों का देखा है कि लोग ना शिवलिंग घर में ले आते हैं। हाँ। अगर आपको किसी हस्बैंड वाइफ के बारे में पता हो ना कि जिनके घर में शिवलिंग आया, तो आप ये भी नोटिस करना कि शिवलिंग घर के अंदर और पति या पत्नी में से कोई एक बेडरूम में से बाहर। अच्छा, ठीक है, शिवलिंग कभी घर में नहीं रखते, घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको घर में रखना ही है तो आप उसे बालकनी में या फिर लॉन में रख सकते हैं, किसी गमले में रख के अच्छे से शिव परिवार के साथ। पर कहते हैं मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए, जो घर के छत के अंदर मंदिर होता है उसमें नहीं रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है। एक कईयों के साथ ना चीजें वास्तु की वजह से भी खराब हुई होती हैं। तो वास्तु भी अगर आप अपना चेक करा लो तो रेमेडीज तो वही बन जाती है। कईयों के पीएलआर से भी कुछ नहीं निकलता और उससे भी कुछ नहीं निकलता, हॉरोस्कोप में भी प्रॉब्लम तो उनके वास्तु में होती है। भैया घर ही गलत जगह में बना रखा है या गलत डायरेक्शन में बना रखा है या तुमने कुछ सामान गलत जगह पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब प्रॉब्लम के साथ मैंने ऐसा किया है कि उनका कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने वास्तु विजिट के लिए बुलाया, जाके वास्तु ठीक किया, उसी से सोल्यूशन सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। वास्तु में तो फिर लोग ये भी कहते हैं ना कि हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन कैसे छेड़े, उसके भी सोल्यूशंस होते हैं। कुछ भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, एक ईंट नहीं हिलानी पड़ेगी। अच्छा, ये भी सोल्यूशंस होते हैं। कई बार तो कईयों के मैंने ऐसा भी किया है कि कईयों ने लोगों ने पूरा फॉर्मेट ही चेंज करने को बोल दिया कि यहाँ पर बैक साइड कर दो, यहाँ पर फ्रंट निकालो, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर वो करो। वहां पर एक ईंट हिलाए बिना उनको एक कुछ ऐसी चीजें की हैं उनके साथ। अब छोटी सी बात बोलता हूँ मैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि फलानी जगह पे आप एक छोटा सा आर्टिफिशियल फ्लावर रख दो या आप पौधा रख दो जिसके कलर ये होना चाहिए, आर्टिफिशियल कोई ऐसा पौधा रखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीज छोटी सी तो कर ही सकते हो। ऐसे ही छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, इनसे भी काम हो जाता है पूरा का पूरा। एक छोटा सा शीशा लगा लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दीवार तोड़ने से तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एक लुकिंग ग्लास लगा लो एक ऐसी जगह पे जिसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे काम भी किए जाते हैं। ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट को ईस्ट, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ बनाया जा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडी से भी काम हो जाते हैं। चलिए, ये जो बड़े हाइप बन जाते हैं ना, वो बड़े हाइप इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उसकी विजिट के चार्जेस भी तो ज्यादा होते हैं। तो जब आप इतने चार्जेस लेके जाओगे और फिर जाके बोल दो कि मैं तो इंजेक्शन नहीं लगाता, तो फिर तो लोग बोलेंगे यार ये तो बेकार था। तो इंजेक्शन लगाना इसलिए जरूरी रहता है ताकि लगे कि कुछ काम हुआ है, कुछ हुआ है। सही कह रहे हैं आप। हर चीज कमर्शलाइज हो गई है, ये एक प्रॉब्लम है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक सही एस्ट्रोलॉजर को, सही हीलर को कैसे पहचाने? मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है, रह गई है लोगों में। अब किसको सही माने, किसको गलत माने, कुछ बताना चाहेंगे आप? क्योंकि देखो, सबसे पहले एक बात बोलूंगा मैं, जब कोई इंसान आपको दिख जाए ना कि वो ज्यादातर क्रिटिसाइज कर रहा है दूसरों को अपने कंपटीशन में, तो मेरे को लगता है कि वो ही सबसे बड़ा ऐसा इंसान है जिसपे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े बोलता है ना, वो हमेशा सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है। जो काम करते हैं उनको बोलने की जरूरत ही नहीं होती। तो फिर वही बात है कि मैं किसे बुरा बोलूं? मेरे को तो कहते हैं कि
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। सही है। तो अगर मैं अच्छा हूँ तो दूसरों को अच्छा लगूंगा, अगर मैं बुरा हूँ तो दूसरों को बुरा लगूंगा, और अगर कोई सबसे बुरा है तो वो मैं ही हूँ, और सबसे अच्छा तो वो भी मैं ही हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना। मैं क्यों किसी को ये बोलूं कि इसे अच्छा बोलो, इसे बुरा बोलो? ये लोगों को डिसाइड मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग डिसाइड करने में ही प्रॉब्लम उनको हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ से लोगों से 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस चीज को बहुत बड़ा बना के लिए जा रहे हैं और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये मेरी सोच है, आप मुझे बताना। एस्ट्रोलॉजी की या ऑकल्ट की फील्ड में आप लोगों को 2 ऐसे लोग मिलेंगे, या तो बहुत एक्सट्रीम में होंगे, या उनके साथ होंगे, या उनके अगेंस्ट होंगे। और एक बार किसी इंसान ने किसी एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा कर लिया, फिर वो किसी भी हद तक उसके लिए चीजें करेगा। उसको लगता है कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम यही सॉल्व कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जिस बंदे को ट्रीट कर रहे हैं उसकी पूरी ईमानदारी से करें। फीस लेने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, पैसे चार्ज करने में कोई बुराई नहीं है, बट जेन्युइनली लोग कैसे पहचाने कि ये जो चीज़ मुझसे अगर कोई पैसे चार्ज भी कर रहा है तो ये सही प्रॉब्लम के लिए कर रहा है या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देगा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले एक डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3 लाख रुपए का एक पुखराज खरीदा है। 3 लाख रुपए का पुखराज नहीं होता, ठीक है? तो यहीं से पता चल जाता है कि सामने वाला सही है। उनकी अर्निंग देखकर किसी ने क्या उनके साथ किया है। मैं इस बात पे उनको कुछ भी नहीं बोला कि आपने क्या किया, क्यों नहीं किया। मैंने तो उनकी कुंडली खोल रखी थी और उनको हाँ नीलम पहनना चाहिए था, पुखराज की तो उनको जरूरत ही नहीं थी। पुखराज का तो उनकी दशा भी नहीं चल रही थी जो मैं उनको बोलूं पुखराज पहनना चाहिए, पर मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना, ठीक है? तो वैसे तो देखो, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा काम कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा जानता है कर्मों के बारे में। तो वो अपने कर्म तो खुद ही अच्छे या बुरे खुद ही जानता है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद अपने आप पे एप्लीकेबल करे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी लोग ना बहुत समझदार हैं आज की दुनिया में। मेरे ख्याल में वो अपने आप समझ जाएंगे मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। सही है, ठीक है? इसके लिए ना मैं बोलता हुआ अच्छा लगता हूँ, और मुझे लगता है कि कोई बोले तो वो उसके कर्मों पे है। मैं नहीं इस बारे में कुछ भी कह सकता। सही बात है। मतलब कोई अच्छा बुरा है, इंसान को अपनी भी समझना चाहिए, खुद एक सोच अपनी दिमाग लगाना चाहिए, उसके बाद वो डिसाइड करे। मैं यही लोगों से कहना चाहूंगा, किसी की भी बात पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें। हाँ, बिल्कुल। आप जो भी सामने वाला बंदा बोल रहा है उसको वेरीफाई करें, चेक करें। चेक एज इन, अगर आप खुद किसी का कुछ नहीं देख सकते तो किसी और से सेकंड ओपिनियन आप लेके देख सकते हैं, और आपको फिर पता लग जाएगा कौन सही है कौन नहीं है। उसके बाद वो खुद डिसाइड करे कि क्या बेहतर है और क्या बुरा है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने खुद जानी इस फील्ड से रिलेटेड। आई होप लोगों को भी वैल्यू मिली होगी। मैं ये लोगों से ज़रूर कहूँगा कि पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लास्ट तक देख के जाएंगे वो बहुत सारी चीज़ें समझ के जाएंगे। बिल्कुल। और कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम का सलूशन जब आप बाहर ढूंढ रहे हो, अगर आप खुद की लाइफ को एनालाइज करोगे, कुछ चीजें तो खुद से ही निकल जाएंगी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, हो सकता है आप कुछ चीजें नहीं कर रहे हो, ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो मैं लोगों से ये जरूर कहूंगा कि हम इस तरीके के पॉडकास्ट अंधविश्वास फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। हर चीज का सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं है। कुछ चीजें शायद उनकी खुद की कमियां होंगी, शायद इस वजह से उनकी लाइफ में नहीं चल रहा है। पहले उन सारी चीजों को सही करें, उसके बाद जाएं। एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, कोई भी साइंस बुरा नहीं है। इतने लोग बिलीव कर रहे हैं, नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब बिलीव करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी तभी चीजों पर बिलीव हो रहा है। बट हर चीज का सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में ये भी मैं नहीं बोलूंगा। तो अपना दिमाग जरूर यूज करें और हर प्रॉब्लम का पहले खुद सोल्यूशन ढूंढे, फिर बाहर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी वैल्यू लोगों को मिली होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, टेक केयर।